नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम मोस्ट 100 जो इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए लेके आ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, ये सारे जो टॉपिक्स है दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। पूरी मेहनत के साथ हम ये जो टॉपिक है दोस्तों इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको काफी सारे जो टॉपिक्स हैं, लगभग हमारे 13 टॉपिक जो दोस्तों हो चुके हैं, और ये सारे के सारे जितने भी 13 टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। जिसने भी अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो अपनी जो प्लेलिस्ट है इस पे जाकर आप जो जितने भी सारे टॉपिक है दोस्तों उनको पढ़ सकते हैं। और जितने भी टॉपिक है आप खुद भी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस बारे में पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आप उनको देखो दोस्तों और उनको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ो। बस मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये सारे जो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस कर लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट जो टॉपिक्स है ना उनको भी हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं जैसे बाकी टॉपिक्स को पढ़ लिया। तो बस मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, चाहे आप यहां से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, अपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, उन टॉपिक्स को इतना डिटेल में पढ़ो दोस्तों कि उनसे रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो वो गलत नहीं हो। क्योंकि हर एग्जाम के अंदर लगभग 40 to 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग इन 100 टॉपिकों में से आते हैं, इन 100 जो टॉपिक्स इन्हीं में से आते हैं। और हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ये 100 टॉपिक्स हैं उनको भी ब्रीफली पढ़ लेते हैं, एक एक पेज दो पेज में पढ़ लेते हैं, और फिर जो क्वेश्चन जो आता है वो बाहर से आ जाता है। फिर सोचते हैं हमने पढ़ा हुआ है और हमारे पढ़े हुए होने के बावजूद जो क्वेश्चन है दोस्तों क्यों नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम क्या सोचते हैं कि जो भी पढ़ा हुआ है वो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हम उन चीजों को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना उनके अलग से एक नोटबुक बनाओ और उसमें बिल्कुल डिटेल में अच्छे से उन टॉपिक्स को लिखो, जितना डिटेल हो सके उतना लिखो कि बस मन में ये सोच लो कि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो मैं गलत नहीं करूंगा। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूं कि हमने कौन कौन से जो टॉपिक्स है दोस्तों पढ़ लिए। मैंने काफी डिटेल में आपको टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है दोस्तों, वो इतना अच्छा टॉपिक है, इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब क्या करते हो आप लोग, डायबिटीज मेलाइटिस को पढ़ लेते हो, 1 घंटे की यूट्यूब पे कोई भी क्लास देख ली, आप उसको पढ़ लिया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल जो लेवल है दोस्तों, जैसे नोट सेट के अगर हम लेवल की बात करें तो एक बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है दोस्तों नोट सेट में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने लगभग डायबिटीज मेलाइटिस के 6 घंटे की क्लास ले रखी है। तो आप सोचो कि 6 घंटे में आप कितनी चीजें पढ़ सकते हो। आप पिछली बार भी नोट सेट के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस का जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो इंसुलिन का आया था कि ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है रेगुलर इंसुलिन का, उसमें टाइम दे रखा था कि आपने 11 बजे इंसुलिन लगाई तो कितने बजे इसका जो एक्शन है वो स्टार्ट होगा, कितने बजे इसका पीक लेवल पे पहुंचेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन था। अब कितना डिटेल क्वेश्चन है ये, तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको ये अब नहीं आएगा पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, आपको पता लग गया कि बस ये 3 सिम्टम होते हैं, ये नहीं पूछेगा वो आज तक इन तीनों में से वो लोग दबाव कर दिया, टिक कर दिया। जो भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो काफी डिटेल में पूछे जाने लग गए हैं आजकल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोई पोलीयूरिया हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, पोलीडिप्सिया हो रहा है उसका रीजन क्या है, पोलीफेजिया हो रहा है उसका रीजन क्या है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि पोलीयूरिया का रीजन क्या है, उसमें 4 ऑप्शन देंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको करा रखा है ऑस्मोटिक डायलिसिस प्रोसेस है, कैसे होता है, क्या रीजन है। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना उसको बस अच्छे से पढ़ो, मैं ये कहना चाहूंगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से पढ़ो, खुद भी अगर आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको खुद क्या है दोस्तों, मुझे तो ये टॉपिक ही पढ़ाने हैं, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, रिवाइज करना होता है। तो जो कंटेंट जो लाना है ना वो सबसे टफ काम होता है। इतना कंटेंट आप अगर इकट्ठा करोगे जैसे मेरी तरह करने लग गए, मैं एक टॉपिक के अंदर ही पता नहीं कितनी सारी बुक्स मुझे देखनी पड़ती हैं और फिर मैं कंटेंट बनाता हूं। कितने सारे क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आया हुआ नहीं हुआ। अगर आप ऐसे करने लग गए ना तो आपको 2 साल में तो आप जाके कंटेंट इकट्ठा कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो बाकी चीजें भी पढ़ना होता है, टेस्ट भी देना पड़ता है। लेकिन एक टीचर जो होता है उसको क्या है, मुझे ये टॉपिक पढ़ाने हैं, मुझे यही टॉपिक पढ़ाने हैं, तो मैं इनके लिए अपना कंटेंट क्या कर सकता हूँ, अपना प्रिपरेशन करता हूँ। तो इसलिए आपका टाइम क्या लगता है दोस्तों, उसमें ज्यादा लगता है, तो वो टाइम ही मैं आपके क्या करता हूँ, कम करता हूँ। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये जो टॉपिक है आप पिछली प्लेलिस्ट पे जाके ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। देखो पहला टॉपिक है वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। कितने साल कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फीटस एंड यूटरस दोस्तों सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक में माना जाता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन होगी, क्या प्रेजेंटेशन होगी, क्या लाइव होगी, क्या एटीट्यूड, क्या डिनोमिनेटर। आप एक बार इस टॉपिक को जरूर देखना मेरे कहने से, आपको जितने भी कंफ्यूजन है ना इस टॉपिक को देखने के बाद जरूर समाप्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सच में ही ये चीज कितनी कंसेप्चुअल है। हम रट लेते हैं कि राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, लेकिन आप जब देखोगे ना तो सोचोगे कि ये चीजें है ना समझने की है सारी चीजें, इनमें रटने का 1% भी कोई चीज नहीं है दोस्तों। इसके अलावा हमने नेक्स्ट टॉपिक जो देखा है दोस्तों एमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसेंशियल कौन सा होता है, नॉन इसेंशियल कौन सा होता है, मोनो सैचुरेटेड कौन सा होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड कौन सा होता है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले बार नोट सेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्रिक है, पूरी साइकेट्रिक का अगर एक भाग देखें ना तो 30% भाग जो दोस्तों टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्रिक है। मैंने इतनी डिटेल में आपको एक टर्म के बारे में इसमें अच्छे से बता रखा है। कितनी 3-4 क्लासेस मैंने इसमें आपकी ली हैं अलग अलग, जिसके द्वारा मैंने ये टर्मिनोलॉजी आपको खत्म की है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, माइलस्टोन है, वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, जो हाइट है वो कितनी हो जाती है,
क्रोनिक मालन्यूट्रिशन में क्या चेक करना चाहिए, एक्यूट में क्या चेक करना चाहिए, माइलस्टोन कितने महीने पे क्या होता है, सारी चीजें मैंने करा रखी है। सीपीआर का टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है, पिछली बार क्वेश्चन आया था सीपीआर से रिलेटेड, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल जो ग्रिप है, लियोपोल्ड मैन्यूअर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस इतना अच्छा, इतना डिटेल में मैंने आप लोगों के लिए करवा रखा है दोस्तों, उसको जरूर देखो आप। एमनियोटिक फ्लूइड है, डायरेक्टली उसकी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, उसके एबनॉर्मल कलर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड आते रहते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन इतना कंफ्यूजिंग है, प्री मॉडल क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, हमेशा आप कंफ्यूज होते रहते हो। एक बार टॉपिक को देखना, आपको पूरा जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा, मैं आशा करूंगा ये पक्का ऐसा होगा, ठीक है। फ्यूचर्स इतना टफ टॉपिक है, फ्यूचर्स में बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, उसको पढ़ के देखो आप एक बार, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना अच्छे से, इतनी डिटेल में मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल करवा रखा है दोस्तों कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके जो डिसऑर्डर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे किसी क्लास में करवाऊंगा। और आज का दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा 14वां टॉपिक है ये, और उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, सिजोफ्रेनिया। तो आज हम सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे। और सिजोफ्रेनिया जो टॉपिक है ना, ये नोट सेट का फेवरेट टॉपिक में शामिल है। सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। पहली बात, इतने सारे सिम्टम्स हैं, इतनी कंफ्यूजिंग है, इसके टाइप्स हैं, कितनी कंफ्यूजिंग है, हर चीज के बारे में एक कंसेप्ट के साथ हम बात करेंगे कि भाई ये सिजोफ्रेनिया ऐसा टाइप का है तो उसमें कैसे सिम्टम्स आएंगे, क्यों ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम शुरुआत करते हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सिजोफ्रेनिया जो है उसको सिजोफ्रेनिया नहीं कहा जाता था। अर्लियर जो सिजोफ्रेनिया जो टर्म जो आया था, उस टर्म को यूज करने से पहले इसे सिजोफ्रेनिया को डिमेंशिया प्राइकॉक्स के नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था, डिमेंशिया प्राइकॉक्स। सीधा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा डिसऑर्डर है दोस्तों जिसे डिमेंशिया प्राइकॉक्स के नाम से जाना जाता था। जो भी क्वेश्चन होगा मैं क्यों लगा दूंगा तो समझ जाना कि ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन से डिसऑर्डर को दोस्तों डिमेंशिया प्राइकॉक्स के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन के अंदर आपको दे देगा, वो मैनिया दे देगा, डिप्रेशन दे देगा, ठीक है। इसके आपको सिजोफ्रेनिया दे दिया उसने, डेलीरियम डिमेंशिया, ठीक है, डिप्रेशन दे दिया, कोई भी ऐसा कोई भी ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा आपको सिजोफ्रेनिया। तो आपको पता होना चाहिए कि डिमेंशिया प्राइकॉक्स जो है वो दोस्तों किसके लिए कहा जाता है, सिजोफ्रेनिया के लिए कहा गया था। अब एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि दोस्तों ये जो कहा है ना वो किसने कहा है, तो ये दोस्तों किसने कहा है, एमिल क्रैपलिन ने ये सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था। अभी क्यों किया था उस सब के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा सा हम एक एक देखो, सिर्फ सिजोफ्रेनिया नहीं बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारी चीजें मैं आपको इस साइकेट्री की है ना, आप सोचोगे सच में कितनी चीजें हमें पता लगी है, नई चीजें, कई सारी क्लासिफिकेशन है उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कई सारी चीजों की हम एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स है उनके बारे में हम बात करेंगे, कई सारी चीजें देखेंगे। चलो हम करते हैं। एमिल क्रैपलिन जो है दोस्तों उसने सबसे पहले सिजोफ्रेनिया के लिए डिमेंशिया प्राइकॉक्स जो वर्ड है दोस्तों वो यूज किया था। अब आप कैसे याद रखोगे, देखो एमिल क्रैपलिन है ना, वो तो याद रखो, उसकी इमेज देखो एक बार। कई बार क्या होती है, पिक्टोरियल जो मेमोरी होती है ना वो हमारी ऐसे डेवलप होती है कि हम किसी चीज को देखते हैं तो याद रहता है कि भाई ऐसा ऐसा देखा था हमने, ठीक है। हम किसी का नाम याद रखते हैं, उसकी इमेज हमारे सामने आ जाती है। आप किसी का भी नाम याद करोगे ना, एकदम से उसकी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, हाँ भाई वो रविंदर है, वो सुनील है, एकदम से सुनील आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो ये पिक्चर है, ये आपके एमिल क्रैपलिन है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले देखो, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे यूज किया था। एमिल क्रैपलिन जो है दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको मैंने बता दिया कि ही यूज्ड टर्म डिमेंशिया प्राइकॉक्स फॉर सिजोफ्रेनिया। इसने डिमेंशिया प्राइकॉक्स जो वर्ड है दोस्तों उसका यूज किया था सिजोफ्रेनिया के लिए। अब देखो क्यों किया था, क्योंकि उसको लगा दोस्तों, पहले इसमें दो रीजन बताए कि मैं ये वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी वर्ड यूज किया जाता है उसको कोई पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो उसने दो रीजन बताए। एक उसने बताया कि डिमेंशिया एक प्राइकॉक्स है। पहले हम डिमेंशिया की बात, प्राइकॉक्स की बात करेंगे, फिर मैं आपको डिमेंशिया बताऊंगा। उसने बताया कि ये जो डिसऑर्डर है ना, नाम सिजोफ्रेनिया था नहीं, तो उसने बताया कि मेरा जो डिसऑर्डर है जो कि डिमेंशिया प्राइकॉक्स है दोस्तों, इसका जो ऑनसेट है ना वो अर्ली ऑनसेट होता है। वो कैसा ऑनसेट होता है दोस्तों, अर्ली ऑनसेट होता है। अर्ली ऑनसेट का मतलब क्या है, अर्ली ऑनसेट का मतलब ये है कि ये जो डिजीज है ना दोस्तों, ये ज्यादातर किसके अंदर देखने को मिलती है। उसने कहा कि ये जो डिसऑर्डर है ये एडोलसेंस के अंदर, एडोलसेंट जो होते हैं उनके अंदर, और जो यंगर एडल्ट है ना उनके अंदर देखने को मिलती है। आज भी अगर हम सिजोफ्रेनिया देखते हैं दोस्तों, तो मेनली जो सिजोफ्रेनिया है वो किनके अंदर देखने को मिलता है, एडोलसेंट जो एडोलसेंस है और जो यंगर एडल्ट है, ठीक है। एडल्ट के अंदर भी यंगर है, रेगुलेटर ओल्ड एडल्ट है, तो उनमें भी किसी यंगर जवान जो एडल्ट है, मतलब लगभग 45 साल से पहले वाले जो लोग हैं उनके अंदर मेनली सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। उसने भी यही बताया था, प्राइकॉक्स वर्ड का मीनिंग बताया कि अर्ली ऑनसेट होता है, मतलब कि ये जो डिजीज है दोस्तों ये ज्यादा उम्र के लोगों में नहीं होती है, एडोलसेंट और यंगर एडल्ट लोगों में देखने को मिलती है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, प्राइकॉक्स नाम दिया। उसने कहा कि भाई इसको डिमेंशिया नाम क्यों दिया आपने, तो जो डिमेंशिया है ना, इसे हमसे डिमेंशिया की जो सिम्टम है ना, एक ट्रिक बताऊंगा,
आप जब डिमेंशिया पढ़ोगे ना तो मेनली चार ही डिस्टर्बेंस मेनली देखने को मिलते हैं और आपको वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। देखो उसने कहा कि भाई इसमें अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके कारण मैं इसको डिमेंशिया भी कह रहा हूं, ठीक है। और ये डिजीज है अर्ली ऑनसेट हो रही है तो इसे प्राइकोक्स नाम दिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं, उसे से आपको हमेशा के लिए याद रखना है, डिमेंशिया आपके दिमाग में छप जाएगा ये, ठीक है। तो डिमेंशिया के लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए जज ने डिमेंशिया के पेशेंट को कोशिश किया कि ट्रिक के अंदर है ना जो किस चीज की ट्रिक है ना वो आ जाए, तो उससे क्या है कि वो चीज है ना याद हो जाएगी। अगर आपको ट्रिक तो याद आ जाएगी लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि भाई किस चीज की ट्रिक है, तो उस ट्रिक के अंदर ही उस टॉपिक को डाला करो, ठीक है। जज ने डिमेंशिया के पेशेंट को, डिमेंशिया के मरीज को मौत की सजा दी, MOT, ठीक है। अब इसके अंदर किस चीज के क्या क्या प्रॉब्लम होती है डिमेंशिया के अंदर, ये प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपको किस में लिखी है, ये इंग्लिश के अंदर लिखा है, एक तो जज और एक MOT, ठीक है। किसके अंदर होती है, ये डिमेंशिया में होती है। अब आप इसमें क्या डिमेंशिया पढ़ोगे ना तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर किस किस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों, देखो जज का मतलब जजमेंट डिमेंशिया के अंदर। तो उसने कहा कि मेरा जो डिसऑर्डर है ना, इस डिसऑर्डर के अंदर भी जजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को, इसलिए मैं इसको डिमेंशिया प्राइकोक्स कह रहा हूं, अर्ली ऑनसेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद है MOT, M फॉर मेमोरी। आप बार बार पढ़ते हो डिमेंशिया, डेलीरियम, भूल जाते हो कौन सा डेलीरियम में क्या था, एक ट्रिक बना लो बस कि बस वो हमेशा फिक्स रहेगी मेरी। मैंने आपको है ना जो टर्मिनोलॉजी उसमें मैंने डेलीरियम की भी बता रखी है, वहां पे जाके देखना अच्छे से, ठीक है। और वो आप कभी भी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। O फॉर ओरिएंटेशन की और T फॉर उसने बताया थिंकिंग। तो उसने कहा कि ये जो डिसऑर्डर है ना अर्ली ऑनसेट के लोगों में होता है, थिंकिंग या थॉट लिखा हुआ सकता है, और उनको जजमेंट की, मेमोरी की, ओरिएंटेशन की और थिंकिंग की क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। और उसमें इस डिसऑर्डर को अर्ली ऑनसेट होने के कारण क्या नाम दे रहा हूं, डिमेंशिया प्राइकोक्स नाम दे रहा हूं। तो सीधा सा बस ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिमेंशिया प्राइकोक्स जो वर्ड है ना दोस्तों, वो सबसे पहले किसने यूज किया था और कौन सी डिजीज को डिमेंशिया प्राइकोक्स कहा जाता है। तो हमने अभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया कि डिमेंशिया में क्या क्या सिम्टम आते हैं। अब जब आप डिमेंशिया पढ़ोगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसने क्या किया था दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है एमिल क्रैपिन का, वो भी याद रखना। एक क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचो कि मेंटल इलनेस लोगों को पता नहीं थी और उसकी सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया होगा, सबसे पहले किसने बताया होगा भाई ये मेंटल इलनेस होती है, इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई कौन से टाइप का कौन सा क्लासिफिकेशन है जो सबसे पहले दिया गया मेंटल इलनेस के बारे में, तो किसने दिया होगा वो क्लासिफिकेशन। तो एमिल क्रैपिन वाज द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट भी लिख सकते हो, फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट हु क्लासिफाइड द मेंटल इलनेस। सीधा क्वेश्चन बन गया कि पहला आदमी कौन था जिसने मेंटल इलनेस को क्लासिफाइड किया। अब देखो उसने क्या कहा, मेंटल इलनेस को कैसे क्लासिफाइड किया, बस इतना पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा एक चीज और पढ़ लो, एक लाइन और, कैसे क्लासिफाइड किया। तो उसने दो भागों में बांटा था। एक बांटा था उसने जितने भी मेंटल डिसऑर्डर को दो भागों में बांट दिया। उसने कहा एक एपिसोडिक होते हैं और एक कंटिन्यूअस होते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर को क्लासिफाइड किया था उन्होंने, जो अभी बात कर लेंगे हम उनके भी। तो उसने कहा कि भाई मेंटल इलनेस में जो साइकोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं ना, उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक एपिसोडिक होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। मतलब कि उसने कहा कि ये है ना लाइफ में कुछ समय के लिए होते हैं, वो ट्रीट हो जाते हैं। उस समय उसने ये बताया था, ठीक है। कुछ चीजें गलत भी थी लेकिन बाद में उनको चेंज किया गया। और कंटिन्यूअस बोला कि ये लाइफ टाइम होती है ये चीजें और इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उसको क्या नाम दिया उसने, कंटिन्यूअस। इस कंटिन्यूअस को ही उसने डिमेंशिया प्राइकोक्स कहा था, जो कि आजकल क्या कहलाता है, ये सिजोफ्रेनिया। और एपिसोडिक के अंदर उसने साइकोसिस में क्या रखा था दोस्तों, मैनिया डिप्रेसिव एपिसोड, मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ठीक है। तो उसने मेंटल इलनेस में कंटिन्यूअस जो डिसऑर्डर है दो भागों में बांटा, मेंटल इलनेस के डिसऑर्डर को, साइकोटिक को एक एपिसोडिक में बांटा और एक कंटिन्यूअस में बांटा। और कंटिन्यूअस को उसने क्या कहा था, डिमेंशिया प्राइकोक्स कहा था। और जो कभी कभी होते हैं उनको क्या नाम दिया था, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस नाम दिया था। तो अपना कंटिन्यूअस टाइप का था डिमेंशिया प्राइकोक्स। तो सीधा क्वेश्चन बन गया कि भाई कौन सा साइकिस्ट था, कौन सा साइकियाट्रिस्ट था, कौन सा पर्सन था जिसने सबसे पहले मेंटल इलनेस को क्लासिफाइड किया। तो आपके एमिल क्रैपिन भाई साहब हैं, ये वाले इन्होंने सबसे पहले किया था। अब हम आते हैं कि भाई
अब शुरुआत हो गई, ये शुरुआत यहां तक हुई कि भाई सिजोफ्रेनिया को पहले, जब सिजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर नाम ही नहीं आया तो उससे पहले इसको क्या कहा जाता था, लोगों को इसके बारे में पता था या नहीं पता, तो यहां तक हमने पढ़ा। अब हम आते हैं सिजोफ्रेनिया के ऊपर। कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार सर सिजोफ्रेनिया मान लो 1 घंटे का है और आपने इसको 2 घंटे में पढ़ाया है, टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी आपने सिर्फ एक चीज पढ़ ली, मान लो कि भाई सिजोफ्रेनिया, उसी से आप उसी से जुड़े रहे, तो बाकी की चीज आपको नहीं पता चली। अब मैंने डिमेंशिया उसको खुल के बताया आपको भाई ये सिम्टम आते हैं, तो आप जब डिमेंशिया पढ़ोगे तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर आपको पता लगेगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैसे दिया था, तो वो यहां पता लग गया। तो चीजें ऐसे नहीं होता कि भाई हम कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज बता रहे हैं तो उसके अंदर यही है कि भाई एक ही चीज को 10 बार बता दिया, लेकिन ये चीजें क्या हमारी जो नॉलेज बढ़ रही है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो अच्छी बात ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में। सबसे पहला कि इस टर्म का जो यूज है दोस्तों वो किसने किया था, जो सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है इसका सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया, तो इसका जो सबसे पहले यूज किया दोस्तों वो यूगेन ब्लूलर ने किया है। यूगेन ब्लूलर जो साइकियाट्रिस्ट है दोस्तों, उसने सबसे पहले जो सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है उसको यूज किया। चलो इनको देख लेते हैं कौन है ये है आपके यूगेन ब्लूलर। देखिए थोड़ा सा इधर कर देता हूं साइड में, आ जाइए इधर आ जाइए। तो ये आपके यूगेन ब्लूलर हैं जिसने सबसे पहले सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है दोस्तों उसको यूज किया था। अब इसमें देखो कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग कहेंगे कि आपको ये सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है ना वो 1908 में यूज किया गया था, और कुछ लोग कहेंगे कि ये जो वर्ड है ना ये 1912 में यूज किया गया था। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ ईयर नहीं, मैं डेट के साथ बताता हूं कि सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है ना वो सबसे पहले 24 अप्रैल 1908 को यूज किया गया था। एक जगह थी जिसपे साइकेट्री का कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसका नाम था बर्लिन नामक सिटी के अंदर साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में एमिल क्रेपलिन ने भाग लिया था और इन्होंने 24 अप्रैल लिखना, 24 अप्रैल 1908 को सबसे पहले 24 अप्रैल 1908 को एमिल क्रेपलिन ने बर्लिन के अंदर क्या किया था दोस्तों, बर्लिन के अंदर भाग लिया था उस कॉन्फ्रेंस में, और सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था कि उसने बताया कि मैं एक वर्ड बता रहा हूं आप लोगों को, किसके बारे में, एक डिजीज के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम क्या है दोस्तों, सिजोफ्रेनिया है। उस डिजीज का क्या नाम है, सिजोफ्रेनिया उस डिजीज का नाम है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, डेट के साथ अब आपको पता है कि हाँ 1908 ही वो टाइम था, वो ईयर है दोस्तों जिसके अंदर सबसे पहले इसका यूज किया गया। इसके बाद आपको रेफरेंस पता होना चाहिए कि भाई कहां से रेफरेंस लिया गया है, कौन सी बुक है, क्यों, क्योंकि मान लो कभी ऑब्जेक्शन आता है, आप किसी से बात करो आपको पता होना चाहिए। तो आर श्रीवाणी जो बुक है दोस्तों उसमें भी स्पष्ट रूप से आपको 1908 लिखा हुआ है। इसके अलावा विकिपीडिया पे जाकर देखोगे तो आपको पूरा ये जो डिटेल है इसके बारे में मिल जाएगा कि कॉन्फ्रेंस है, लेकिन विकिपीडिया के जो सोर्सेज होते हैं वो हम डाल नहीं सकते ऑब्जेक्शन में, इसलिए मैंने आपको आर श्रीवाणी जो बुक है उसका नाम लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा यूगेन ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम भी बताए थे। इन्होंने सिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम बताए हैं, इनकी बात हम आगे करेंगे क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जब हम सिजोफ्रेनिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे, मतलब उसके जितने भी सिम्टम्स जो होते थे वो ए से स्टार्ट होते हैं, तो ए से स्टार्ट होने के कारण चारों सिम्टम ए से स्टार्ट होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसको 4A सिम्टम के नाम से हम उसको जानते हैं। किस नाम जानते हैं, 4A सिम्टम्स नाम से इनको हम जानते हैं, या इनको हम फंडामेंटल सिम्टम्स भी बोलते हैं, ये हम आगे बात करेंगे, या फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। अब हम प्राइमरी सिम्टम्स बोलते हैं इनको, प्राइमरी, फंडामेंटल या फिर 4A सिम्टम के नाम से इनको जानते हैं, 3 नाम है इनके। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। फर्स्ट रैंक जो सिम्टम्स है वो इन्होंने नहीं देखे, फर्स्ट रैंक जो सिम्टम्स थे वो आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। वो आपके जो कर्ट स्नाइडर है उन्होंने फर्स्ट रैंक सिम्टम के बारे में बताया था, मैं आपको आगे बताऊंगा, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तब आपको मैं कर्ट स्नाइडर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा देखो, अब हम सिजोफ्रेनिया पढ़ रहे हैं, 2 चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, ठीक है, हर चीज को समराइज कर लिया करो। 2 चीजें हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में बताई है कि सबसे पहले इसको डिमेंशिया प्राइकोक्स कहा जाता था, ठीक है, और एमिल क्रेपिन ने वर्ड यूज किया था। सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है वो 1908 के अंदर यूज किया गया था सबसे पहले, ये जो वर्ड है यूगेन ब्लूलर ने यूज किया है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में। इसके अलावा देखो सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है दोस्तों उसने क्या बताया कि सिजोफ्रेनिया 2 वर्डों से मिलकर बनाया, एक है स्कीजो, स्पेलिंग ध्यान रखना, SK है यहां पे, C नहीं है ना,
और एक है दोस्तों आपका फ्रेन। स्किजो का मतलब होता है दोस्तों स्प्लिट, मतलब ब्रेक डाउन होना, और फ्रेनिक का मतलब होता है यहां पे माइंड। तो सिजोफ्रेनिया उसने क्या बताया कि सिजोफ्रेनिया के अंदर माइंड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब माइंड के जो सिम्टम्स है ना, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं, तो उसने माइंड का क्या बताया, स्प्लिट बताया, स्प्लिट ऑफ माइंड, स्प्लिट ऑफ माइंड। माइंड का क्या होगा ना, टूट जाना। मतलब माइंड तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो कि वो टूट जाएगी। तो मतलब ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं ना दोस्तों, जो डिजीज के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, नॉर्मल जो पैटर्न होता है बिहेवियर का, वो बिहेवियर का पैटर्न क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, टूट जाता है। बहुत सारे सिम्टम्स उससे क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तो उसको भी उसने क्या नाम दिया, स्प्लिट माइंड नाम दिया। अब कई बार ना छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ होता है कि यार हाँ पढ़ लिया मैंने स्किज़ोफ्रेनिया, कई बार है ना ऑप्शन जब आता है ना तो आदमी घबरा जाता है, क्यों, माइंड वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो उसमें एक रहेगा स्किजो और एक फ्रेन। अब सोचो कि दोनों में से एक तो था, एक स्प्लिट था, एक माइंड था, एक माइंड था, स्प्लिट था। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है कि किसके लिए स्प्लिट यूज किया गया है, किसके लिए माइंड यूज किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको माइंड के लिए पूछेंगे तो फ्रेन आएगा, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना स्प्लिट और स्किजो दोनों किससे स्टार्ट है दोस्तों, एस से स्टार्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सिजोफ्रेनिया एक, अब है ना मेंटल जितनी भी इलनेस होती है ना दोस्तों, उनको एक किसी न किसी कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। कई सारे क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों उसके लिए दिए गए हैं, ठीक है, मेंटल के लिए। जैसे कि भाई इसको आपने पढ़ा है भाई ICD-10 के अंदर रखते हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए कहां रखते हैं, ठीक है। एक मेंटल इलनेस को क्लासिफाइड करने का सिस्टम होता है, मतलब एक पूरा एक बुक सी बना देते हैं, उसमें पूरा लिख देते हैं कि भाई ये डिसऑर्डर इस कैटेगरी के अंदर आएगा, यहां आएगा, इस चैप्टर के अंदर आएगा, तो ठीक है। तो वो तरीका होता है। तो कई टाइप से क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कोई भी डिसऑर्डर होता है ना, उसको क्लासिफाई करने के तरीके होते हैं, जो कि क्या होता है, एक्सेप्टेड रहता है ऑल वर्ल्ड के अंदर। ऑल वर्ल्ड के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, एक्सेप्टेड होते हैं। तो जैसे कि एक जो तरीका है वो है ICD। एक जो तरीका दोस्तों वो WHO ने दिया है। किसने दिया है, WHO ने दिया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ICD के नाम से जानते हैं, इंटरनल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। जो डिजीजेस हैं उनका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किसने दिया है, WHO ने ये दिया है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो क्लासिफिकेशन दिया है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अभी मैं बताऊंगा कि मैं आपको यहां पर क्यों लेके आ रहा हूं, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये सिजोफ्रेनिया को हम किस में रखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ICD-10 में कहां रखोगे आप इसको, ठीक है, DSM-5 के अंदर या DSM-4 के अंदर इसको आप कहां रखोगे, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया दोस्तों वो दिया है DSM। ये एक्चुअली मेंटल डिसऑर्डर के लिए दिया गया है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल इलनेस। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल इलनेस किसने दिया है, अमेरिकन जो साइकेट्रिक एसोसिएशन है दोस्तों उसने दिया है। अब आप सर इंडिया वालों को भी क्यों पीछे रखें, तो इसका एक इंडियन क्लासिफिकेशन भी है, एक क्लासिफिकेशन है दोस्तों इंडियन, तो वो है आपका इंडियन क्लासिफिकेशन। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों क्लासिफिकेशन को सिजोफ्रेनिया के अंदर कहां रखा गया है। सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ICD-10 के अंदर सिजोफ्रेनिया कहां पे रखा गया है, उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा F20, F22, 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 F23, ठीक है, F25 to 29। तो वो आपको पता होना चाहिए कहां होता है, तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ICD की बात करते हैं, ठीक है। और हम जो लेटेस्ट जो नॉलेज है दोस्तों उसके साथ चलेंगे। अभी तक ICD-10 है दोस्तों वो यूज किया जा रहा था, और आजकल नया वाला जो वर्जन है दोस्तों वो भी आ गया है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11वां भी आ गया, जिसे हम ICD-11 के नाम से जानते हैं। पहले हम बात करते हैं कि भाई ICD-10 में कहां रखा गया है। पुरानी जितनी भी बुक है उसमें सिर्फ आपको ICD-10 मिलेगा, ICD-11 के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पूरी सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर में कहां ICD-11 के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। ICD-10 के अंदर है ना दोस्तों टोटल 22 चैप्टर है, ध्यान रखना, ठीक है। 22 अलग अलग क्या दे रखे हैं, मैंने कहा बुक की तरह है तो उसमें 22 चैप्टर बना रखे हैं उन्होंने, क्योंकि ICD-11 के अंदर उन्होंने 4 नए चैप्टर जोड़कर इसको 26 चैप्टर कर दिया गया है। कितने चैप्टर कर दिए दोस्तों, 26 नए चैप्टर कर दिए हैं। इस 22 चैप्टर के अंदर 5वां जो चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर सिजोफ्रेनिया को दे रखा है, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी कौन सा क्लासिफिकेशन है, F22, F20.9, ठीक है। F का मतलब यहां पर चैप्टर नंबर 5 से ही है, तो F20 से लेकर और F20.9 तक कौन सी डिसऑर्डर दे रखे हैं दोस्तों, सिजोफ्रेनिया दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं, सिजोफ्रेनिया दे रखे हैं। तो ये सिजोफ्रेनिया की बता रहा हूं मैं कि सिजोफ्रेनिया कहां पे आता है। टोटल चैप्टर 22 है, उसमें से 5वें चैप्टर के अंदर कौन से नंबर पॉइंट में दे रखा है, F20 से लेकर और F20.9 तक दोस्तों किसके बारे में दे रखा है, सिजोफ्रेनिया के बारे में दे रखा है।
अब आईसीडी जो 11 है दोस्तों, अब बच्चे यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ कर लिया आईसीडी 10 क्वेश्चन आएगा आईसीडी 11, क्यों? क्योंकि नया क्लासिफिकेशन आ गया, आप बुक में पढ़ते हो पता ही नहीं है, तो नई चीजें पता होनी चाहिए। आईसीडी 11 के अंदर दोस्तों ये 5वें चैप्टर में न देकर इसको 6वें चैप्टर में दे रखा है, ध्यान रखना 6th चैप्टर में है ये, 5वें चैप्टर में नहीं है ये, सिजोफ्रेनिया नहीं मिलेगा आपको। और वहां पर भी कहां दे रखा है दोस्तों, तो 6A20 के अंदर किसको दे रखा है दोस्तों, सिजोफ्रेनिया को। कई सारी चीजें बताऊंगा आपको आईसीडी 11 में, आईसीडी 11 में बताऊंगा आपको जितना भी जो क्लासिफिकेशन होते हैं ना सिजोफ्रेनिया की जो टाइप है वो हटा दे रहे हैं अब, ठीक है। हेमिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है, सिंपल सिजोफ्रेनिया है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया नहीं दे रखा इस क्लासिफिकेशन के अंदर, इसके बारे में नहीं दे रखा है, ठीक है। जो टाइप दे रखे हैं मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप दे रखे हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो 6 का मतलब 6वां चैप्टर है, और कौन सा पॉइंट है दोस्तों उसके अंदर, A20 के अंदर किसके बारे में बताया गया है दोस्तों, सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि आईसीडी का अकॉर्डिंग किसमें है, आईसीडी 10, क्योंकि नर्सिंग के एग्जाम में पुराने भी पूछ सकते हैं, नए भी, तो दोनों पता होना चाहिए। पुराने के अंदर F20 से F20.9 में रखा गया है, और 6वें के अंदर 6वें चैप्टर में 11 के अंदर 6वें चैप्टर के अंदर A20 पॉइंट पे रखा गया है। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं डीएसएम की। अमेरिकन साइकेट्रिक जो एसोसिएशन है इसने डीएसएम दिया है, तो डीएसएम के अंदर दोस्तों एक चौथा है, एक 5वां है, तो आपको 4th याद रखना है, क्योंकि 5वें के अंदर डायरेक्टली एक्सिस में नहीं दे रखा, तो डीएसएम 4th में याद रखना आप इसको, है ना। डीएसएम 4th के अंदर एक्चुअली में क्या है दोस्तों, इसके एक्सिस बना रखे हैं, इसमें चैप्टर है ना उसमें एक्सिस है, टोटल कितने एक्सिस दे रखे हैं, 5 एक्सिस ही दे रखे हैं। कितने एक्सिस दे रखे हैं डीएसएम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल जो मैनुअल है मेंटल इलनेस का, उसमें 5 चैप्टर दे रखे हैं, उनको एक्सिस नाम दिया गया है ऐसे मानो। और उस 5 एक्सिस में से पहला एक्सिस के अंदर किसके बारे में बताया गया है, सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया गया है, एक्सिस फर्स्ट के अंदर। अब मैंने 5 क्यों नहीं लिखा, डीएसएम 5 भी आ चुका दोस्तों, उसमें एक्सिस सिस्टम है ना वो हटा दिया गया, डायरेक्टली चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो वहां पर हम उसको क्या नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि भाई यहां पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना डीएसएम 4 के अंदर किसके अंदर दे रखा है दोस्तों, एक्सिस फर्स्ट के अंदर क्या आता है आपका, सिजोफ्रेनिया आता है। अब आ जाओ इंडियन क्लासिफिकेशन के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको। इंडियन क्लासिफिकेशन, तो एक ट्रिक लिखो पहले, तो देखो ये क्वेश्चन सीधा बनता है ना, सिंगर नेकी वर्मा, VARMA है, ध्यान रखना VARMA नहीं है ना, सिंगर नेकी वर्मा ने विग पहनकर, सिंगर नेकी वर्मा ने विग पहनकर वाहियात गाया, वाहियात गाना गाया, वाहियात मतलब बहुत गंदा, ठीक है। वाहियात का मतलब क्या होता है, बहुत गंदा, ठीक है। अब इसमें पहली यूनिट की भी चीजें आपको साथ में चल रही हैं, जैसे आईसीडी क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया है, ठीक है, डीएसएम के बारे में बताया है, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इंडियन क्लासिफिकेशन है ना दोस्तों, वो क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया किसने है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, किसने दिया है, देखो एक दिया है किसने दोस्तों, सिंगर ने, उसका नाम ही सिंगर है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट का क्या नाम है, सिंगर है, एक है कौन, नेकी, अलग अलग है ये दोनों, वर्मा भी अलग है, कहीं आप इसको सोचो कि भाई ये वर्मा, इसके नाम है नेकी वर्मा, ठीक है। एक का नाम है दोस्तों विग, और एक का नाम है दोस्तों वाहियात नहीं है उसका नाम, बेचारे का नाम और खराब कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैं उससे माफी मांगूंगा। तो एक का नाम क्या है, वाहिया, ठीक है, वाहिया। तो कौन सा हो गया, 5वां। ये 5 लोग हैं, देखो ट्रिक से याद करना कितना सिंपल है, अब याद करोगे भूलोगे, याद करोगे भूलोगे, ट्रिक बनाओ ना। सिंगर है, नाम क्या है, नेकी वर्मा, उसने बालों जो नकली बाल होते हैं उसकी विग पहनकर गाना गाया उसने, लेकिन कैसा गाना गाया उसने, वाहियात गाना गाया। तो इन 5 लोगों ने दोस्तों कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है, इंडियन क्लासिफिकेशन दिया है, किसका, मेंटल इलनेस का। अब देखो इन्होंने ना खुद ने नहीं बनाया, मतलब पूरा नया का नया कंसेप्ट नहीं दिया, खुद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये हम नहीं करते। तो इन्होंने क्या किया था, जब आईसीडी का 8वां क्लासिफिकेशन आया था, मतलब डायरेक्टली अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से क्लासिफिकेशन को मॉडिफाइड करके इंडियन क्लासिफिकेशन बनाया गया है। देखो है इंडियन क्लासिफिकेशन तो पता होना चाहिए भाई, तो इंडियन क्लासिफिकेशन बनाया गया दोस्तों। तो ध्यान रखना आईसीडी के मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो डिसऑर्डर हैं, डिजीजेज हैं, उसका जो 8वां वर्जन था, आईसीडी 8 था दोस्तों, उस 8 के अंदर इन्होंने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है, उस 8 के अंदर इन्होंने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है, और उसे मॉडिफाइड करके, उस 8वें को मॉडिफाइड करके दोस्तों इन्होंने क्या बनाया है आपका, इन्होंने इंडियन क्लासिफिकेशन बनाया। अब सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा, किसको मॉडिफाइड किया, आप ज्यादातर किस पे जाओगे, 10वें पे जाओगे, उससे पुराने तब जाने से रहे, तो आपको याद रखना चाहिए कि 8वां मॉडिफाइड करके और इंडियन क्लासिफिकेशन दिया गया है। किसने दिया है, सिंगर, नेकी वर्मा, विग और वाहिया, इन 5 लोगों ने ये क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। अब इन क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो उन्होंने मेंटल इलनेस को दो भागों में बांटा। तीन भागों में बांटा इन्होंने। एक बांटा इन्होंने साइकोटिक या साइकोसिस, साइकोटिक डिसऑर्डर भी लिखा हुआ सकता है या साइकोसिस भी लिखा हुआ होता है, एक ही मीनिंग है इनका, ठीक है, साइकोटिक या साइकोसिस। दूसरा है न्यूरोसिस, दो नहीं है तीन है ना, क्योंकि ज्यादातर मेंटल इलनेस को दो भागों में बांट देते हैं, लेकिन उन्होंने तीन में बांट रखा है। तीसरा दोस्तों स्पेशल, स्पेशल डिसऑर्डर नाम दिया इन्होंने। तीसरा क्या नाम दिया इन्होंने? स्पेशल डिसऑर्डर। अब मैं इतना क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमें ये पता मुझे नहीं सिजोफ्रेनिया किस में आता है। तो पहली बात तो सिजोफ्रेनिया कैसा डिसऑर्डर है? साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखना पहली बात, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, उसने साइकोटिक जो डिसऑर्डर है, इन्होंने इन पांचों भाइयों ने, भाई नहीं है मतलब पांच लोगों ने इसको तीन भागों में बांटा। साइकोटिक को कितने भागों में बांटा दोस्तों? इन्होंने तीन भागों में बांटा। एक है फंक्शनल, एक है दोस्तों ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। पूरा नाम क्या है इसका? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है। ये फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक। और एक तीसरा इन्होंने बताया अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब ये नहीं है देखो कि यहां से आपको ये पता लग गया कि भाई सिजोफ्रेनिया किस में आता है, बाकी कोई डिसऑर्डर भी पता लग जाएंगे जब आप मैनिया पढ़ोगे, डिप्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, हिस्टीरिया पढ़ोगे, आप ओसीडी पढ़ोगे, एंजिया पढ़ोगे, फोबाइटी पढ़ोगे, ठीक है, फोबिया पढ़ोगे, एंजाइटी पढ़ोगे, और इसके बाद में आप इधर स्पेशल डिसऑर्डर में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ोगे, चाइल्ड पढ़ोगे, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर पढ़ोगे। सब चीजें आपको एक साथ पता लग गई ना कि किसके अंदर आएगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक चीज पढ़ ली और खत्म काम, वो चीजें कंसेप्ट में होनी चाहिए। सीधे पढ़ लेते फंक्शनल, पता ही नहीं दिया किसने। तो फंक्शनल के अंदर इन्होंने किसको रखा था दोस्तों? सिजोफ्रेनिया को रखा था। तो अपने दो क्वेश्चन बन गए यहां से कि भाई सिजोफ्रेनिया कौन सी टाइप का डिसऑर्डर है? तो आपको कहोगे सर साइकोटिक डिसऑर्डर है। दूसरा कैसा डिसऑर्डर है? तो फंक्शनल डिसऑर्डर है। कैसा है दोस्तों? फंक्शनल डिसऑर्डर। इसके बाद ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर आपको दो ही डिसऑर्डर आते हैं, एक डिमेंशिया और एक डेलीरियम। जब आगे आप डिमेंशिया और डेलीरियम में आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको सीधा बस बताऊंगा, फिर आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, डिमेंशिया और डेलीरियम। अफेक्टिव के अंदर आपके आएंगे मैनिया और डिप्रेशन, मैनिया एंड डिप्रेशन। अगर हम न्यूरोसिस की बात करें, यही लिखा देता हूं, वहां जगह नहीं है। तो न्यूरोसिस के अंदर आपके आते हैं दोस्तों एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर आप खुद लिख लेना। फोबिक डिसऑर्डर या फोबिया, फोबिक डिसऑर्डर, ओसीडी, हिस्टीरिया, ठीक है। ये सब किसके अंदर आते हैं दोस्तों? आपके न्यूरोसिस के अंदर आते हैं। इसके बाद में आपका तीसरा, कहां चला गया, रुको, तीसरा स्पेशल डिसऑर्डर। तो इसके अंदर आते हैं आपके चाइल्ड डिसऑर्डर। जितने भी चाइल्ड के बच्चों के जो डिसऑर्डर आएंगे दोस्तों वो इसके अंदर आएंगे आपके, ठीक है, स्पेशल डिसऑर्डर के अंदर। इसके बाद में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, चाइल्ड के बाद क्या आ गया आपका? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ गया। इसके बाद में आपका मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन भी इसके अंदर आएगा। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज, ये ऐसे जो डिसऑर्डर आएंगे दोस्तों किसके अंदर रखे उन्होंने? स्पेशल डिसऑर्डर के अंदर रखे हैं आपके, ठीक है। चाइल्ड डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन है, सब्सटेंस अब्यूज है। तो आपको सीधा कई सारे डिसऑर्डर के बारे में एक साथ पता चल गया। आपको मैनिया पढ़ोगे, डिप्रेशन तो पता नहीं चलेगा। अफेक्टिव, अफेक्टिव जो वर्ड है आप टर्मिनोलॉजी पढ़ो, अच्छे से मैंने बता रखा है अफेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये सब, ठीक है। साइकोसिस न्यूरोसिस का जो क्लासिफिकेशन मतलब क्या अंतर होते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस में, वो भी मैंने आपको वहां पे बता रखे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बताओ। तो अब हमें मेन सारी चीजें निकाल के लाए क्या है? हम यहां से ये चीजें निकाल के लाए हैं कि सिजोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक डिसऑर्डर एंड सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल डिसऑर्डर। लेकिन इससे क्या होगा? आपका कंसेप्ट बन गया कि आया कहां से है ये। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो मेन क्या समरी निकली कि सिजोफ्रेनिया क्या है, किस किस के अंदर शामिल है? देखो क्या बताओगे आप कि F22, F20.9 है या फिर 6A20 है, ठीक है। ये ICD-11 के अकॉर्डिंग हो गया, ICD-10 के अकॉर्डिंग हो गया। एक्सिस फर्स्ट के अंदर आता है, DSM के अंदर फंक्शनल डिसऑर्डर है और साइकोटिक डिसऑर्डर है। एक नाम और लिख लो, डिमेंशिया ब्राइकोक्स है, ताकि पता रहे ये भी था। और उसमें भी कौन सा था? ये कंटिन्यूअस, वहां पे मैंने आपको बताया ना कंटिन्यूअस डिसऑर्डर है ये, कंटिन्यूअस। देखो कितनी सारी चीजें एक अब हमें समरी बन गई दिमाग में, तो ये चीजें हम अच्छे से पढ़ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैं आपको इसकी एपिडेमियोलॉजी पढ़ाऊंगा। बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में कि भाई कितने लोगों में होता है, कैसे होता है, जनरल पॉपुलेशन, आपको खुद को पूरी लाइफ टाइम में कितना परसेंट चांस है सिजोफ्रेनिया होने का, ठीक है, आपके पेरेंट्स में किसी को तो कितना परसेंट चांस है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज लिखो 0.15 to 0.25, फिर इसके बाद लिखो 1, फिर लिखो 8, फिर लिखो 12, फिर लिखो 40 और फिर लिखो 47। बस वैसे किसी के मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, इन 5 डाटा को आपको 5 और एक 6 डाटा को आपको याद रखना है। लगभग एपिडेमियोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो इससे अराइज हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा आपका लगभग, ठीक है। 0.15 to 0.25, 1000 लोगों में से दोस्तों लगभग 0.152 और 0.25 जो लोग होते हैं ना, उसके अंदर क्या होते हैं, इसके चांसेस होते हैं 0.152 और 0.25 लोगों में होने के चांसेस एक आदमी को होते हैं सिजोफ्रेनिया के। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये लगभग कितना हो गया, 4000 से और लगभग 6700, 4000 से अगर आप निकालोगे तो लगभग 4000 से लेकर और 6700 जो है, ठीक है, 6700 है, उन लोगों में एक आदमी को होने के क्या होते हैं, इसको चांसेस होते हैं। क्योंकि तो एक पूरा नहीं हुआ ना, तो 1000 में से एक को भी नहीं हुआ, तो एक कितना मानोगे आप, लगभग तो 25 को 4 से गुणा करो, तो लगभग 4000 लोगों में से 4000 से लेकर लगभग 67 लोगों में एक आदमी को होता है। इतनी पॉपुलेशन अगर हम देखें ना, तो उनमें से सिर्फ एक आदमी को सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। कितने, 4000 से लेकर और 6700 तक, उसमें से एक आदमी को सिजोफ्रेनिया होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद मत करना, बस इसको याद रख लेना, सिर्फ ये टर्म याद रख लेना कि जनरल पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है उसमें 1000 लोगों में से कितने लोगों को सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं, सिर्फ 0.15 से लेकर और 0.25 जो लोग हैं ना उन्हीं को होते हैं, ठीक है। 1000 में तो एक आदमी को भी नहीं हुआ, लगभग 4000 में से एक आदमी को होगा कम से कम, ठीक है। अब आ जाओ एक पे, लाइफ टाइम में आपको, मतलब आपका कोई रिलेटिव नहीं है, किसी को सिजोफ्रेनिया नहीं है, आपको कितना परसेंट चांस है कि आपकी पूरी लाइफ के अंदर आपको सिजोफ्रेनिया हो सकता है, 1%, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे जनरल पॉपुलेशन, मतलब जिसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, किसी को सिजोफ्रेनिया नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम जनरल पॉपुलेशन। कोई रिस्क नहीं है, मतलब उसका रिस्क फैक्टर शामिल नहीं था, तो आपको आपकी लाइफ टाइम के अंदर दोस्तों 1% चांस है कि आपको क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है 8%, 8% है दोस्तों सिबलिंग के लिए, इधर निकला उसको जीपी, जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। 8% सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब क्या है दोस्तों कि आपके भाई को है या आपकी बहन को है, ठीक है, आपके भाई बहन किसी को भी है ना, तो आपको फिर ये चांस 1% से बढ़कर कितने परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 8% चांस हो जाएगा। कितना परसेंट चांस हो जाएगा, 8% चांस हो जाएगा आपको, सीधा आपका 8 गुना बढ़ गया अगर आपके भाई बहन में से किसी को है तो, ठीक है, 8%। अब देखो 12%, अगर एक पेरेंट को है, मतलब माता या पिता में से किसी भी एक को है, तो आपके जो चांसेस है बढ़कर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12% हो जाएंगे। अगर आपकी मम्मी या पापा में से किसी एक को है सिजोफ्रेनिया, तो एक पेरेंट को है, तो आपके सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस कितने हैं दोस्तों, 12% है। कितने हैं, 12% है अगर एक पेरेंट को है। और अगर दोनों पेरेंट को ही है, माता और पिता दोनों को ही है, तो ये आपके जो चांसेस है ना दोस्तों, ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अब ये कहां तक हो जाएगा, आपका 40% तक हो जाएगा। कितना परसेंट तक हो जाएगा, 40% तक हो जाएगा अगर आपके दोनों पेरेंट को है तो। और अगर आपका मोनोजाइगोटिक ट्विन है, मतलब आपका ट्विन भाई है, ठीक है, यहां तो सिंपल ब्रदर है, यहां सिबलिंग है, ट्विन्स नहीं है वो, यहां पे ट्विन है, और ट्विन में भी कौन सा ट्विन है दोस्तों, मोनोजाइगोटिक ट्विन है, जो एक ही जाइगोट से क्या हुए हैं दोस्तों, डेवलप हुए हैं, मतलब एक ही सेल टिश्यू बनकर टूटे हैं, मतलब एक ही सेल के पार्ट हो गए, वो मोनोजाइगोटिक हो गए। तो आपके जो चांसेस है ना वो बढ़कर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 47% चांसेस हो जाएंगे आपको कि आपको भी क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब आपके क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, नहीं आया तो सोचो क्यों नहीं आया। सर डाइजाइगोटिक में कितना होगा, तो दोस्तों डाइजाइगोटिक के अंदर भी एक जितना पेरेंट है ना उतना ही चांसेस हो जाता है, लगभग 12%। 12% डाइजाइगोटिक के अंदर भी कितने परसेंट चांसेस होते हैं, सिजोफ्रेनिया होने के 12% चांसेस होते हैं। तो ये 5 चीजें हैं वो याद रखो। जनरल पॉपुलेशन के अंदर मतलब कि किसी भी 1000 लोगों में से सिर्फ 0.15 to 0.25 लोगों को क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होता है, ठीक है।
जनरल पॉपुलेशन में आपको 1% चांस आपकी लाइफ टाइम में, क्या 1% लोगों को हो सकता है, 1% लोग, आपको 1% चांस है सिजोफ्रेनिया होने के। अगर आपके सिबलिंग को है तो 8% है, आपके भाई को है, बहन को है, 8% है, अगर एक पेरेंट को है तो 12% है, दोनों को है तो 40% है, और अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विन हो तो 47% है, लेकिन डाइजाइगोटिक हो तो सिर्फ कितना परसेंट है, फिर कम होके 12% हो जाता है। ठीक है, और देखो थोड़ा सा एपिडेमियोलॉजी के अंदर और रिस्क फैक्टर भी हम एक दो और देखते हैं। एक एपिडेमियोलॉजी के अंदर रिस्क फैक्टर ध्यान रखना, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उन लोगों को सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वालों से ज्यादा होते हैं। ठीक है, सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वालों को क्या होते हैं, हाई से ज्यादा होते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है एक टाइप की पर्सनैलिटी होती है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं किस नाम से, एस्थेनिक, एस्थेनिक पर्सनैलिटी। एस्थेनिक पर्सनैलिटी जिसकी भी होती है ना, उस आदमी को सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। एस्थेनिक मतलब होता है थिन एंड वीक, थिन वीक एंड स्मॉल, पतला सा छोटा सा आदमी जो बिल्कुल पतला सा हो, कमजोर सा हो, तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। तो सीधा पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एस्थेनिक पर्सनैलिटी वाले कौन सी पर्सनैलिटी के लोगों को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, जल्दी से मैं बता देता हूं आपको। पर्सनैलिटी 3 प्रकार की होती है, क्रैचमर ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, पर्सनैलिटी कितने टाइप की, 3 प्रकार की हो सकती है। उसने बताया कि पर्सनैलिटी बॉडी बिल्ड के आधार पर, उसकी बॉडी कैसी है उसके आधार पर 3 प्रकार की पर्सनैलिटी हो सकती है। एक जो पर्सनैलिटी हो सकती है दोस्तों, वो आपकी एस्थेनिक है, एस्थेनिक। एक जो पर्सनैलिटी हो सकती है वो है आपकी एथलेटिक, एथलेटिक। और एक जो पर्सनैलिटी हो सकती है वो आपकी हो सकती है दोस्तों यक्निक। ठीक है, PYKNIC, यक्निक। 3 प्रकार की पर्सनैलिटी हो सकती है। ये किसने बताया था, क्रैचमर ने बताया था। अभी दिखाता हूं उसको भी आपको मैं, अगर है तो इसमें। इसके अंदर है नहीं वो। ठीक है, तो ये टाइप किसने बताए थे, क्रैचमर ने बताए थे, ये भी ध्यान रख लेना। क्रैचमर ने ये तीनों टाइप बताए थे दोस्तों, एस्थेनिक, एथलेटिक और यक्निक। तो जो आदमी पतला होता है, थिन होता है एंड वीक होता है, थिन एंड वीक, वो कैसी पर्सनैलिटी होता है, एस्थेनिक। ठीक है, जो एथलेटिक होता है, बॉडी बिल्डर जिसकी, वो कैसा होता है आपका, एथलेटिक का मतलब हो गया मस्कुलर, जिसकी मसल्स हो, फिट हो बॉडी बिल्कुल, वो मस्कुलर। और यक्निक का मतलब होता है थोड़ा सा फैटी। ठीक है, तो जो यक्निक जो होता है वो सेंटा क्लॉज की तरह पर्सनैलिटी मानी जाती है, यक्निक की, जो मोटा होगा। ठीक है, तो इन तीनों पर्सनैलिटी में से कौन सी पर्सनैलिटी रखी है, क्वेश्चन भी आता है कि जब हम साइकेट्रिक पढ़ते हैं, जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसमें पर्सनैलिटी, थिंकिंग, लर्निंग ये आती है ना, तो उसमें आता है कि भाई ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, आपका क्रैचमर ने दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें से एस्थेनिक टाइप की जो पर्सनैलिटी है ना, ऐसे लोगों के अंदर सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। तो लॉस ऑफ, इसके बाद में देखो सिंगल एंड डाइवोर्स्ड। सिंगल और जो डाइवोर्स्ड जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है, सिंगल लोगों में और डाइवोर्स लोगों में। मैरिड के अंदर इसकी तुलना में क्या होते हैं दोस्तों, कम चांसेस होते हैं। ठीक है, मैरिड के अंदर कम चांसेस होते हैं, किसकी तुलना में, सिंगल और डाइवोर्स के कंपेयर में हम करें तो। ठीक है, तो जो भी आदमी सिंगल रहना चाहता है, पूरी लाइफ सिंगल रहता हूं, तो थोड़ा सिजोफ्रेनिया का ध्यान रख लेना। ठीक है, तो सिंगल और डाइवोर्स को ज्यादा चांसेस होते हैं इसके। मेंटल रिटार्डेड जो पीपल हैं उनको ज्यादा होते हैं। ठीक है, मोनोजाइगोटिक है, मेंटल रिटार्डेड ज्यादा होते हैं। मोनोजाइगोटिक है दोस्तों, उनको भी क्या होते हैं, इसके ज्यादा चांसेस होते हैं। मोनोजाइगोटिक को डाइजाइगोटिक की तुलना में ज्यादा होते हैं। बाकी चीजें मैंने आपको लिखाई है। सिबलिंग्स को ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो सिबलिंग्स हैं उनको ज्यादा होते हैं। फैमिली मेंबर मतलब ब्लड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हैं, तो भी चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर है, तो ये रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। बस इसमें से है ना, ये क्वेश्चंस नहीं पूछ जाएंगे। क्वेश्चन जो आएगा ना दोस्तों, इन 5 का ध्यान रखना, ये पर्सनैलिटी वाला जरूरत से ध्यान रखना। और एक ये जो 5 डाटा है ना, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 5 के 5 आपको याद होने
चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां पर आपको ये भी क्या रखना है, याद रखना है। आगे आते हैं, अब हम सिजोफ्रेनिया को आगे बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ईटियोलॉजी की। इसका कारण क्या है होने का, ईटियोलॉजी। चारों प्रकार की ईटियोलॉजी शामिल होती है दोस्तों इसके अंदर। पहली, न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अलावा आपका न्यूरोपैथोलॉजिकल है, वो भी इसका चांसेस है। इसके अलावा एक आपका आ गया जेनेटिक और एक आपका आ गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चारों फैक्टर काम करते हैं इसमें, सिर्फ एक नहीं है कि भाई ये काम करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है, न्यूरोपैथोलॉजिकल भी काम करता है, ठीक है, जेनेटिक भी और एनवायरमेंट भी। चलो बात करते हैं सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर की। यहां से हमें पता लगेगा कि हम क्यों एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज करते हैं, व्हाई वी यूज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इन ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, मेनली जो दो ट्रांसमीटर होते हैं दोस्तों, वो बड़े हुए मिलते हैं, डोपामीन और सीरोटोनिन। वैसे ये बताया गया कि और कई सारे ट्रांसमीटर हैं दोस्तों जिनके ऊपर भी फर्क पड़ता है, जिसके अंदर आपका एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन भी आता है। इसके अलावा गामा एमाइनो जो ब्यूटारिक एसिड है वो भी आता है, नोरेपिनेफ्रिन भी आता है, नोरेपिनेफ्रिन ये भी आते हैं। लेकिन ये इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं करते जितना कौन करता है दोस्तों, डोपामीन करता है और आपका सीरोटोनिन करता है। ठीक है, डोपामीन करता है और सीरोटोनिन करता है, उतना नहीं करते। तो इसलिए ही जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक, तो उसमें दो प्रकार की ड्रग पढ़ते हैं। एक पुरानी ड्रग है जिन्हें हम टिपिकल बोलते हैं, ठीक है, और एक नई ड्रग है जो एटिपिकल है। तो टिपिकल जो ड्रग है वो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, मतलब इन डोपामीन को क्या करते हैं, ब्लॉक करती है, डोपामीन के लेवल को क्या करते हैं दोस्तों, कम करती है, हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है ना, तो उसलिए काम आती है। दूसरी ड्रग्स जो यूज होती है दोस्तों, जो आज की जनरेशन की उनको एटिपिकल बोलते हैं, वो दोनों पे काम करती हैं। ठीक है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर पे भी करती हैं और 5-HT जो सीरोटोनिन है उसको भी क्या करने का काम करती है, ब्लॉक करती है। तो जब आपको ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि ये यूज क्यों कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि इनके लेवल क्या होता है दोस्तों, बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर के बाद में। नेक्स्ट आता है न्यूरोपैथोलॉजिकल। न्यूरोपैथोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिली है क्या। तो न्यूरोपैथोलॉजिकल के अंदर दोस्तों एक दे रखा है इन्होंने कि जो थर्ड लैटरल वेंट्रिकल और जो थर्ड वेंट्रिकल्स जो होते हैं, चार प्रकार के वेंट्रिकल्स होते हैं ना ब्रेन के अंदर, जिनसे से CSF क्या होता है, पास होता है। दो लैटरल होते हैं, ठीक है, एक थर्ड होता है और एक फोर्थ होता है। ठीक है, इस प्रकार से चार वेंट्रिकल होते हैं, दो लैटरल, एक आपका थर्ड वेंट्रिकल और एक आपका होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है वेंट्रिकल्स की। तो ये दोनों लैटरल वेंट्रिकल और ये आपका थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल और आपका जो दोनों लेटरल वेंट्रिकल दो है, ये एक ये रहा और एक थर्ड वेंट्रिकल। इनका एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इनका क्या देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट। इसके अलावा और भी है, हाँ जी, डिक्रीज्ड ग्रे मैटर इन कोर्टेक्स। ठीक है, ग्रे मैटर जो है ब्रेन के अंदर पाया जाता है कोर्टेक्स में, वो उसका वॉल्यूम है दोस्तों, वो भी क्या देखने को मिलता है, कम। तो डिक्रीज ग्रे मैटर इन कोर्टेक्स या कोर्टिकल। दोस्तों जो लिम्बिक सिस्टम है जो कि जनरेट करता है इमोशंस को, उसके अंदर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। मतलब कि फंक्शन में भी स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलती है, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, वैसे हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला दो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या होती है, चेंजेस होती है। इतना मत पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक लिम्बिक सिस्टम को बनता है, एक फ्रंटल लोब को बनता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर सबस्ट्रेट का काम करता है, मतलब कि उनको जनरेट करने का काम करता है, वो कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। जो इमोशंस जितने भी होते हैं ना हमारे,
वो कहां से जनरेट होते हैं दोस्तों? लिम्बिक सिस्टम से। और कंट्रोल और रेगुलेशन मेनली किसके द्वारा किया जाता है? फ्रंटल लोब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेशन कौन करता है? तो वो फ्रंटल लोब करता है। और जनरेट करता है ये न्यूरोट्रांसमीटर सबस्ट्रेट की तरह जो काम करता है वो कौन करता है? आपका लिम्बिक सिस्टम करता है। तो इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या होती है? लिम्बिक सिस्टम मतलब कई सारे ऑर्गन ब्रेन के इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, कई सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस होता है, हिप्पोकैम्पस है वो होता है। ठीक है, एक एमाइगडाला होता है, इसके अलावा गाइरस होता है, इसके अलावा कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो होती हैं। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ मिला के क्या बना दिया गया? लिम्बिक सिस्टम बना दिया गया। तो इसके अंदर भी कोई भी हो सकता है इसके फंक्शन में एब्नॉर्मलिटी हो, या फिर जो स्ट्रक्चर है दोस्तों उसके अंदर भी क्या देखने को मिल सकती है? आपको एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये आपके क्या है दोस्तों? न्यूरोपैथोलॉजिकल है कि भाई एनाटॉमिकल भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या डिजीज कंडीशन के कारण भी हो सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ज्यादा इतनी इंपोर्टेंट है नहीं, अगर नहीं याद हो तो आप इसको छोड़ देना, और अगर हो जाए याद तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जेनेटिक। थर्ड है जेनेटिक। तो दोस्तों ये हाईली हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ये अभी हमने देखा भी है। हाईली हेरिडिटरी मतलब कि दोस्तों ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा हो जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया आपका, ऑटिज्म हो गया, और बाइपोलर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये तीनों डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? हाईली हेरिडिटरी डिसऑर्डर के अंदर शामिल होता है। तो इनमें से दूसरा जो डिसऑर्डर, जो सिजोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है दोस्तों, वो भी क्या होता है? एक हाईली हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है। हमने देखा है कि जो फैमिली मेंबर हैं उनको होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, मोनोजाइगोटिक है दोस्तों, उनको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। हमने ये देखा है कि पेरेंट्स से भी किस प्रकार से क्या पड़ता है दोस्तों? इसमें फर्क पड़ता है। एक पेरेंट्स होगा तो कितना परसेंट चांस रहेगा, दो पेरेंट्स होंगे तो कितना परसेंट चांस रहेगा। मोनोजाइगोटिक में भी फर्क पड़ता है, डाइजाइगोटिक के अंदर है वो भी फर्क पड़ता है, सिबलिंग है दोस्तों उसके अंदर भी क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली दोस्तों क्या होता है इसके अंदर, जेनेटिकली भी इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों? चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब जेनेटिक के कारण भी सिजोफ्रेनिया के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस ये ध्यान रखना कि ये एक हाईली हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल में मैंने आपको लगभग सारे बता दिए, एक बार थोड़ा सा और बता दूंगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो वही है, वापस से जल्दी जल्दी लिख लो। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा होता है। स्ट्रेसफुल जिसकी लाइफ ज्यादा होती है ना दोस्तों, स्ट्रेसफुल लाइफ वाले उनको ज्यादा होता है। ठीक है, और अर्बन जिसका बर्थ ज्यादा होता है, मतलब गांव के जैसे शहरों में जो जन्म जिनका ज्यादा होता है, अर्बन बर्थ, उनको भी इसके चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। मेंटल रिटार्डेड जो पीपल होते हैं दोस्तों, उनके अंदर एक सीजन भी बताया गया है। ठीक है, ऐसे कहा गया है कि जो विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग के अंदर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। विंटर एंड अर्ली जो स्प्रिंग है दोस्तों, उसके चांसेस क्या होते हैं? इसके अंदर ज्यादा होते हैं। विंटर और अर्ली स्प्रिंग में होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है दोस्तों? ये एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए कि एनवायरमेंट से किस प्रकार से फर्क पड़ रहा है। मेल फीमेल से भी कोई फर्क पड़ता है क्या? एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ऐसे बताया जा रहा था कि मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम, लेकिन जो रिसेंट जो रिसर्च स्टडी है ना दोस्तों, ये बताती है कि मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर चांसेस क्या होते हैं दोस्तों? इक्वल होते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ध्यान रखना कि ये जो डिजीज है वो मेनली यंगर और अर्ली एडल्टहुड में ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वहां पर मैंने डिमेंशिया टाइफॉइड्स में बताया था, लेकिन वो मैंने कहा था कि ये आज भी क्या है, सच है कि यंगर और अर्ली एडल्टहुड है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? ये ज्यादा चांसेस देखने को मिलता है। अगर ये डिजीज 45 साल के बाद में हो, ठीक है, मैंने कहा कि ज्यादातर 45 साल से पहले होती है, तो फिर इसे हम लेट ऑनसेट सिजोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, एज दे देगा वो आपको, ये तो आपको याद है भाई लेट ऑनसेट है, वो ये नहीं पूछेगा कि लेट ऑनसेट 45 साल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहोगे, उसे लेट ऑनसेट कहोगे, डिले ऑनसेट कहोगे, ये नहीं पूछेगा। सीधा पूछेगा कि लेट ऑनसेट सिजोफ्रेनिया होता है कितने साल के बाद, उसमें आएगा 40, 45, 50, 55, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, तो यहां से इसलिए ध्यान रखना कि अगर 45 साल से ज्यादा होती है तो ये मेल फीमेल के अंदर बराबर होती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मेल के अंदर ऑनसेट थोड़ा सा अर्ली हो जाता है। ऑनसेट थोड़ा सा क्या होता है? अर्ली। ऑनसेट अर्ली मतलब डिजीज होने के चांसेस कम, मेल फीमेल में होती उतनी चांसेस है, लेकिन मेल के अंदर थोड़ी जल्दी आती है और फीमेल के अंदर क्या आती है? लेट आती है। बस इतना ध्यान रखना है कि मेल के अंदर ये लगभग कितने साल से 15 से 25 साल के लोगों में ज्यादा होती है, जबकि फीमेल के अंदर ये 25 से और 35 साल के जो फीमेल्स हैं दोस्तों, उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन होती इक्वल है, मेल और फीमेल के अंदर ये इक्वल देखने को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए दोस्तों? एपिडेमियोलॉजी और ईटियोलॉजी है वो मैंने आपको खत्म करवा दी है।
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे हम, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करेंगे हम सिजोफ्रेनिया के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं? कई सारे टाइप से पढ़ेंगे। टाइप से भी मैं आपको सीधा पढ़ा दूं, लेकिन क्वेश्चन आजकल सीधे टाइप क्या नहीं पूछने लगे कि इसमें से यूगेन ब्लूलर ने कौन सा दिया है, ठीक है, इसमें से फर्स्ट रैंक सिम्टम कौन से हैं, इसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स कौन से हैं, इसके अंदर ये सिम्टम कौन से हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम कौन से हैं, कैटाटोनिक सिम्टम्स कौन से हैं। तो आपको सारे जो सिम्टम्स हैं दोस्तों वो पता होने चाहिए, उनकी कैटेगरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है वो आता है 4A सिम्टम्स। कौन सा आता है दोस्तों? 4A सिम्टम्स आता है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये 4A जो सिम्टम्स है किसने दिए हैं, जिसने सिजोफ्रेनिया टर्म दिया है उसने नहीं दिया है, तो यूगेन ब्लूलर ने ये दिए हैं। दूसरा जो आता है दोस्तों वो आते हैं आपके फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, ठीक है, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। ये जो दिए हैं दोस्तों, ये दिए हैं स्नाइडर ने। ये सिम्टम किसने दिए? स्नाइडर ने दिए हैं। इन्हें हम SFRS के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। किस नाम जानते हैं? SFRS। अब ये क्या है? एस मतलब स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, SFRS कहा जाता है इनको, स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, ठीक है। इसके बाद में याद रखना नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सबके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे हम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है, चौथे जो सिम्टम्स आते हैं दोस्तों वो आते हैं आपके डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर सिम्टम्स। और लास्ट जो आते हैं दोस्तों वो आपके आते हैं कैटाटोनिक सिम्टम्स। बस ये अच्छा फायदा है कि मैं आपको ये सारे पढ़ा दूंगा ना, जब आप सिजोफ्रेनिया की जो टाइप पढ़ोगे ना उसको आपको 1% भी जोर नहीं आएगा। मेरे को सिर्फ कैटेगरी दिखानी पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, इसमें नेगेटिव ज्यादा होते हैं, इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड ज्यादा होते हैं, इसमें कैटाटोनिक होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो 5 प्रकार से हम सिम्टम पढ़ेंगे। सोचो ये सिम्टम जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, वो सबसे कंफ्यूजिंग भी, लेकिन आप इस प्रकार से पढ़ेंगे हम कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो 4A सिम्टम्स या यूगेन ब्लूलर ने दिए फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर सिम्टम्स और कैटाटोनिक सिम्टम्स। 5 प्रकार से हम सिम्टम्स पढ़ने पड़ेंगे। चलो हम बात करते हैं सबसे पहला 4A सिम्टम्स। 4A सिम्टम्स जिसे बच्चे ने टर्मिनोलॉजी की वीडियो नहीं दी, एक बार जाके टर्मिनोलॉजी की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं कई बार अब यहाँ पे टर्म आएंगे और आपको मैंने वो चीजें पहले ही बता रखी है। फिर आप सोचोगे सर आप डिटेल में नहीं बता रहे। आप मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं फिर उनका नुकसान हो जाता है, वो है ना, फिर उनको टाइम लगता है, वो कहते हैं सर हमें आता है ये चीज और आप फिर वापस से रिपीट कर रहे हो। तो उन वीडियो को जरूर देखो, टर्मिनोलॉजी की वीडियो है वो जरूर खत्म करो आप। 4A सिम्टम्स जो है दोस्तों यूगेन ब्लूलर ने दिए हैं, ये लिखवाने की आपको जरूरत नहीं है। इनको हम फंडामेंटल सिम्टम्स या प्राइमरी सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। इन्हें हम फंडामेंटल और प्राइमरी सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सिम्टम्स को फंडामेंटल और, या सीधा आ जाए 4A सिम्टम्स हमको पता है यूगेन ब्लूलर ने दिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया किसने दिए हैं, प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया किसके द्वारा दिए गए हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कौन से थे प्राइमरी। तो ये भी ध्यान रखना कि प्राइमरी और फंडामेंटल भी 4A सिम्टम्स ही हैं। कौन कौन से 4A आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक और आता है दोस्तों ऑटिज्म, मैंने वहां पर आपको अच्छे से बता रखा है, एक बार देखना जाके। एम्बिवेलेंस, इसके बाद आता है दोस्तों अफेक्ट, इसके बाद आता है एप्रोप्रिएटनेस, एबनॉर्मलिटी। अफेक्ट डिसऑर्डर लिख लो, ठीक है। 4 देखने को मिलते हैं, ए फॉर ऑटिज्म,
ए फॉर एम्बिवेलेंस, ए फॉर अफेक्ट और ए फॉर एप्रोप्रिएटनेस, एब्नॉर्मलिटी। ठीक है, ये 4 ए हो गए। एक बार थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, वैसे मैंने आपको बता रखे हैं लगभग सारी चीजें। देखो ऑटिज्म का मतलब क्या होगा दोस्तों कि फैंटेसी थिंकिंग डेवलप होगी जो कि इरेशनल होगी। फैंटेसी मतलब सोच तो रहेगा कि ये है, ये चीज जो दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, उनके बारे में काल्पनिक चीजें। फैंटेसी होगी, इरेशनल होगा, सोसाइटी से जो कम्युनिकेशन है दोस्तों वो क्या रहेगा, बिल्कुल पुअर कम्युनिकेशन रहेगा और सोशल विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैंने वहां पे बता रखा है, वहां पे जाके देख लेना है ना अच्छे। फिर आप कहोगे कि सर बताया नहीं, समझ आए नहीं थे आप अच्छे से, तो जो चीजें बता रखी है वो बार बार बताने की जरूरत आपको नहीं पड़े। तो फैंटेसी, इरेशनल, पुअर कम्युनिकेशन और सोशल विड्रॉल, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब होता है बोथ, दोनों। तो एक पर्सन या एक सामान, एक चीज के लिए एक समय पे दो फीलिंग होना जो कि दोनों क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटरी, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक ही आदमी पे प्यार भी आना और गुस्सा भी आना। जैसे प्रेगनेंसी में भी एम्बिवेलेंस देखने को मिलता है। कई बार उसे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाती, होकर मैंने गलती कर दी है। कई बार सोचते कि हो गई तो अच्छा रहा, ठीक है। कई बार लगेगा कि मेरे बेबी मेरे लिए अच्छा है होना, कभी सोचेगी ये गलत था, तो उसको एम्बिवेलेंस के नाम से जानते हैं। तो 2 कॉन्ट्राइंडिकेटरी फीलिंग, बस इतना लिख लो, बाकी मैंने वहां पे आपको समझा रखा है। अफेक्ट डिसऑर्डर में आप जाके देख सकते हो, बस इतना लिख लो, ठीक है। सेम टाइम सेम पर्सन, ये आप सेम थिंग बाद में लिख लेना। अफेक्ट डिसऑर्डर के अंदर दोस्तों, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक्चुअली जो ब्लंट या अपैथी देखने को मिलती है, वो भी मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है कि इमोशंस जो है वो थोड़े से कम हो जाएं, नियर बाई एब्सेंस है तो क्या कहलाएंगे, ब्लंट अफेक्ट कहलाएगा। और बिल्कुल अगर खत्म ही हो गया तो क्या कहलाता है दोस्तों, अपैथी कहलाता है। तो ये भी देखने को इसमें मिलता है। एप्रोप्रिएट एब्नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे इनएप्रोप्रिएट थिंकिंग। इनएप्रोप्रिएट थिंकिंग मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो 2 सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस बोला फिर दूसरा सेंटेंस बोला, उन दोनों के बीच में क्या नहीं है दोस्तों, कोई कनेक्शन ही नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। जहां पर हंसना चाहिए था वहां हंस नहीं रहा, जहां रोना चाहिए था वहां रो नहीं रहा, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो कई सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। थिंकिंग से रिलेटेड डिरेलमेंट आ गया, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज नहीं आएगा, ध्यान रखना, फ्लाइट ऑफ आइडिया इसके अंदर आएगा, आपका जो मैनिया है उसके अंदर आएगा। इसके अलावा इसके अंदर जैसे जो नियोलोगिज्म है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। एलोगिया है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनकोहेरेंस है वो देखने को मिलेगा, अनरिलेटेड, उससे कुछ पूछेंगे कुछ जवाब देगा, ठीक है। तो वो परसिवरेशन है वो देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें मतलब थिंकिंग के ज्यादातर जो प्रोग्रेशन लेवल के जो डिसऑर्डर होते हैं ना दोस्तों, वो सारे डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। फ्लाइट ऑफ आइडियाज और प्लेइंग एसोसिएशन को छोड़ के ये नहीं देखने को मिलते, वो मैनिया में देखने को मिलते हैं। बाकी के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब एप्रोप्रिएटनेस नहीं रहती है। एप्रोप्रिएट मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब आपको मान लो कि जिस जगह पे आपको खुश होना चाहिए था तो आप खुश हो, तो वो एप्रोप्रिएटनेस हो गई, लेकिन वो आपको नहीं है तो एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है, इसमें एब्नॉर्मलिटी होती है, ठीक है। जहां पर हंसना था वहां रो रहे हो, जहां रोना है वहां पे हंस रहे हो, ठीक है। दो जो वर्ड है उनके बीच में आपको कनेक्शन नहीं दे पा रहे हो, 2 सेंटेंस के बीच में कनेक्शन नहीं है, जो चीज पूछ रहे हो उससे जस्ट ऑपोजिट बता रहे हो, तो वो सब चीजें किस में शामिल होगी दोस्तों, एप्रोप्रिएटनेस के अंदर शामिल होगी। तो वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये 4 ए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि इनमें से कौन सा 4A शामिल है, कौन सा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4A आपको जरूर याद होने चाहिए कि इसके अंदर 4A आते कौन से हैं। और चीज याद होना हो, इनके नाम जरूर याद होने चाहिए कि एक ऑटिज्म, एक एम्बिवेलेंस, एक अफेक्ट है और एक क्या है दोस्तों, एप्रोप्रिएटनेस है। तो ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको ये चीज, फिर कहोगे कि सर क्वेश्चन आ गया, एक बार बता देते कि इंपॉर्टेंट है तो हम पढ़ लेते, लेकिन मैंने आपको एक बार की जगह इसको 5 बार बता दिया, अब बार बार मैं आपको ये बताऊंगा नहीं। इसके बाद फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। ये है आपके कर्ट स्नाइडर, जिन्होंने क्या दिए हैं दोस्तों, आपके फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए हैं। फर्स्ट रैंक सिम्टम क्या नाम है, स्नाइडर, याद रखो आप, ज्यादा भी नहीं तो। और इन्हीं के सिम्टम्स को हम SFRS के नाम से भी जानते हैं, स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के नाम से हम इसे जानते हैं। अब आपको फिर टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इसने जो सिम्टम्स दिए दोस्तों वो सारे उस टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। इसने 11 सिम्टम्स बताए हैं दोस्तों, आपको कितने बताए हैं, 11 सिम्टम्स बताए हैं। और 11 के 11 आपको याद होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक, लेकिन इसकी ट्रिक है, याद भी हो जाएंगे आपको, ज्यादा इतने टफ नहीं है। 3 जो सिम्टम्स है दोस्तों वो थॉट से रिलेटेड है, उनको बोलते हैं थॉट फिनोमिना, थॉट फिनोमिनॉन। 3 जो डिसऑर्डर है दोस्तों इसके, वो आपके डिसऑर्डर है किससे इंक्लूडेड है, वो मेड फिनोमिना। अभी बता दूंगा मैं ये क्या है, मेड फिनोमिनो। 3 जो डिसऑर्डर है दोस्तों इसके, वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन से रिलेटेड।
ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। और एक है इसका पैसिव सोमेटिविटी। और एक है आपका नाम उसका डिल्यूजनल परसेप्शन। डिल्यूजनल परसेप्शन। 11 हो गए, 3 दूनी 6, 3 9 10 और 1 11। ये 11 सिम्टम है, देख लो एक बार। थॉट फिनोमिना, मेड फिनोमिना, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, पैसिव सोमेटिविटी और डिल्यूजनल परसेप्शन, सबके बारे में बात करेंगे। थॉट फिनोमिना मैंने आपको बता रखा था, ट्रिक याद करो, वहां पे मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी आपको? बीवी बताई थी। क्या बताई थी? बीवी। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, तो इसमें थॉट ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलता है, मैंने आपको पहले वहां पे अच्छे से समझा रखा है। इसके बाद है थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल। और एक है दोस्तों थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन। ठीक है, थॉट इंसर्शन। 3 है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट विड्रॉल और थॉट इंसर्शन। मैंने आपको अच्छे से वहां पे समझा रखा है, एक बार प्लीज देख लेना। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, कोई बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाएगा, फिर ये कहेगा कि मेरे जो थॉट है ना वो किसी ने क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो थॉट विड्रॉल हो गया। दूसरा, उसके अंदर बोलते बोलते कुछ ऐसी लाइन बोलेगा, फिर कहेगा ये मेरे थॉट नहीं है, मेरे दिमाग के अंदर और किसी ने डाले, मेरे पड़ोसी के हैं, वो बात करता है ऐसे, मैं तो ऐसे बात करता है नहीं हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। तो ये थॉट इंसर्शन है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? खुद के जो थॉट है वो बाहर निकल के दोस्त ऐसा कहेगा कि ये जो बोल रहे हैं ना ये सब मेरे हैं, इनके नहीं है। चाहे वो टीवी पे सुनेगा, रेडियो पे सुनेगा, न्यूज़पेपर पे सुनेगा, कैसे भी सुन सकता है। ठीक है, दूसरे से सुनेगा, वो कहेगा ये उसके थॉट नहीं है। किसके थॉट है दोस्तों? मेरे थॉट हैं, जो कि वो बोल रहा है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? थॉट ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानते हैं। थॉट का बाहर निकलना विड्रॉल है। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? दूसरे के थॉट अंदर दिमाग में घुसना, इंसर्शन है। और बाहर निकलकर दूसरे लोगों के द्वारा बोलने के बाद ये कहा जाना कि ये मेरे थॉट है, क्या कहलाएगा? थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहलाएगा। मैंने आपको ये अच्छे से आपको समझा रखा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको ऐसे लिखाया था, देखो ट्रिक में आपको याद होगा, तो मैंने आपको कैसे लिखाया था? ये बी लिखाया था ना, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इसके बाद थॉट इंसर्शन और विड्रॉल, देखो ऐसे लिखाया था। ये थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, थॉट इंसर्शन और थॉट विड्रॉल। वी आई मतलब विड्रॉल, आई मतलब इंसर्शन और वी मतलब ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो ये तीनों सिम्टम देखने को मिलते हैं, मिटाया क्यों है मैंने। इसके बाद आ जाता हूं मेड फिनोमिना। मेड फिनोमिना, पूरा फिनोमिना कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है। उसको ऐसे लगेगा कि मेरी बॉडी है ना दोस्तों, वो दूसरे ने क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। मेड फिनोमिना या फिनोमिनोन। तो इसके अंदर अलग अलग आएंगे। एक आएगा मेड वोल्यूशन, एक आएगा मेड इफेक्ट, समझा दूंगा मैं आपको जो भी, मेड इफेक्ट। और एक आएगा मेड इंपल्सेज। मेड का मतलब यहां पर ये होगा कि दूसरे के द्वारा बनाया गया, मतलब मेरे खुद के द्वारा बनाया गया नहीं है, दूसरे के द्वारा बनाया गया है। मेड वोल्यूशन का मतलब क्या होगा दोस्तों? वोल्यूशन नहीं है, वोल्यूशन का मतलब मार काट वो नहीं है ये। ठीक है, ये वोल्यूशन है। मेड वोल्यूशन मतलब क्या होगा दोस्तों? कि उसको ये लगेगा कि मैं जो भी एक्शन कर रहा हूं ना, जो भी मैं काम कर रहा हूं ना, वो मेरे द्वारा और कोई उसको क्या कर रहा है दोस्तों? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वो ऐसे चलेगा। वो अगर मेरे जो चलने का तरीका है ना, ये अमेरिका ने मेरे ऊपर है ना, कोई ऐसी यहां से मिसाइल है वो छोड़ी है जिसके कारण मेरी ये एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, या फिर ऐसे कहेगा मैं जो डांस कर रहा हूं मैं ये खुद नहीं कर रहा, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना ये मेरे ऊपर गिर रही है और ये मुझे एनर्जी दे रही है, वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं खुद नहीं कर रहा, मेरे डांस को कंट्रोल कौन कर रहा है? सूर्य कंट्रोल कर रहा है मुझे। ठीक है, मुझे जो मोदी जी है ना उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जिसके द्वारा मैं कोई भी काम कर रहा हूं। तो जो भी एक्शन जो है वो किसके द्वारा होंगे? मेड वोल्यूशन के द्वारा होंगे। इसके बाद है मेड इफेक्ट। वो रोएगा, हंसेगा, वो कहेगा कि मैं खुद नहीं हंस रहा, मेरे को क्या दूसरा कंट्रोल किया जा रहा है। तो बस सिंपल सी एक लाइन लिखनी है आपको, एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय एनी अदर पर्सन और एजेंसी, क्या कहलाएगा? मेड वोल्यूशंस। इफेक्ट का मतलब क्या लिखोगे दोस्तों? कि इफेक्ट और इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन और एजेंसीज, क्या कहलाएगा? मेड इफेक्ट। मेड इंपल्सेज में क्या लिखोगे दोस्तों? इंपल्सेज आर कंट्रोल्ड बाय अदर पर्सन और एजेंसी। अब इंपल्सेज क्या है ये सुनो। इंपल्सेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि
देखो एक्शन, हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग के अंदर क्या आती है, एक थिंकिंग आती है, एक थॉट जनरेट होता है, और थॉट जनरेट होने के बाद हम कोई भी परफॉर्म एक्शन करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्शन। इंपल्सिव के अंदर क्या होगा, रैपिड और फास्ट, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे हम कोई भी एकदम से कोई काम करें जिसमें हमारा थॉट काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इंपल्स। अब कैसे, बस खड़ा रहेगा, ऐसे बात करता रहेगा कि मैं वहां जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, खींच के थप्पड़ मार देगा सामने वाले को, फिर वो कहेगा मैं नहीं मारा ये थप्पड़, मेरे अंदर एकदम से मेरे पास ऑर्डर आया और ऑर्डर से मेरे ये चला है, मेरे को पता ही नहीं मैंने मार दिया, कैसे मारा है ये मुझे नहीं पता। तो वो क्या कहलाते हैं, इंपल्सिव कहलाते हैं। इंपल्सिव का मतलब क्या होगा दोस्तों, रैपिड एंड फास्ट, रैपिड एंड फास्ट एक्शन विदाउट थिंकिंग, बिना कोई थिंकिंग के एकदम से फास्ट एक्शन हो जाना क्या कहलाता है, इंपल्सिव कहलाता है। कि मेरे अंदर से एकदम से इंपल्स आया ये कि मैं ये थप्पड़ मार दूं, मैंने सोचा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं आपको क्यों मार रहा हूं क्यों नहीं मार रहा, तो थोड़ा सा अंतर होता है ये भी एक तरह से एक्शन है, लेकिन इस एक्शन के अंदर दोस्तों थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों में अंतर ये है दोस्तों, इसमें एक थॉट आएगा और थॉट आने के बाद कोई आदमी काम करता है, क्योंकि यहां पर विदाउट थॉट है, कोई थिंकिंग नहीं है, उसने सोचा नहीं है, रैपिडली बिना थिंकिंग किए बिना कुछ सोचे उसने मारा है, तो कोई भी काम किया है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इंपल्स। जैसे एकदम से पैसा करने लग गया, क्या मुझे नहीं पता कैसे करने लगा, मेरे तो एकदम से मैंने कोई सोचा नहीं इसके बारे में, तो वो क्या हो गया दोस्तों, इंपल्सिव हो गया। ठीक है, अफेक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जैसे वो तीनों चीजें क्या हो गई दोस्तों, बस एक लाइन में याद रखो। मेड का मतलब याद रखो, कंट्रोल, एक लाइन याद रख लो आप। तो मेड का मतलब क्या याद रख लो दोस्तों, कंट्रोल याद रख लो कि भाई मुझे है ना कंट्रोल किया जा रहा है, मेरे एक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है किसी के द्वारा, मेड वोल्यूशन कहलाएगा, मेरे इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है, मेड अफेक्ट कहलाएगा, और मेरे इंपल्सेस को कंट्रोल किया जा रहा है दोस्तों, क्या कहलाएगा, मेड इंपल्सेस कहलाएगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि क्या है, बस सिंपल याद रखना, मेड का मतलब एक्शन को कंट्रोल करना दूसरे के द्वारा, अफेक्ट को करना और इंपल्सेस को करना। ठीक है, मेड फिनोमिना हो गया सिंपल सी लाइन में। एक बार सारे एक साथ लिखकर जल्दी जल्दी बताऊंगा तो बहुत भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन पहली बात तो सिजोफ्रेनिया के अंदर ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन है वो कौन सा है दोस्तों, ऑडिटरी है, पहला ऑडिटरी, और दूसरा अगर पूछे तो वो विजुअल है, लेकिन मेनली दोनों ही ऑप्शन में है तो सिर्फ क्या करके आओगे आप, ऑडिटरी करके आओगे। ठीक है, और होता कौन से, दोनों हो सकते हैं, ऑडिटरी और विजुअल भी हो सकते हैं। एक्चुअली विजुअल जो है ना लंबे टाइम तक अगर रहे ना तो फिर वो दिमाग यहां से चलकर किसी ऑर्गेनिक जो ब्रेन डिसऑर्डर है ना, डेली डिमेंशन, वहां पे चला जाता है। ठीक है, तो मेनली इसमें ऑडिटरी होता है और दूसरा कौन सा होता है, विजुअल होता है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, वो ऑडिटरी होता है। अब ऑडिटरी भी उन्होंने 3 प्रकार का बताया। एक बताया उन्होंने ऑडिटरी डिस्कशन, एक बताया उन्होंने दोस्तों ऑडिटरी कमेंट्री, और एक बताया उन्होंने ऑडिबल थॉट, ऑडिबल थॉट। इसको कमेंट्री भी बोलते हैं या रनिंग कमेंट्री भी बोलते हैं, रनिंग कमेंट्री। मैंने आपको वहां भी बताया था कि देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन, इन तीनों में से भी रनिंग कमेंट्री ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ऑडिटरी डिस्कशन, ऑडिटरी डिस्कशन में क्या होगा, इसको मतलब उसको जो सबसे पहली बात तो ये आपको पता ही है उसको हेलुसिनेशन क्या होता है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगा, जो स्टिमुलाई वो प्रेजेंट नहीं है, उसको सुनने की आवाज आएगी लेकिन कोई है नहीं, उसको 3 प्रकार से सुनने की आवाज आती है सिजोफ्रेनिया के पर्सन को, अलग अलग टाइप से। कैसे, पहला है दोस्तों ऑडिटरी डिस्कशन। डिस्कशन के अंदर क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसके पास खड़ा होकर है ना कोई बोल रहा है, कोई 2 लोग हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात डिस्कस कर रहे हैं और उनकी बातों को सुनता रहेगा, वो कहेगा ये ऐसे कह रहा है, इसको ये ऐसे कह रहा है, तो हम किस नाम जानेंगे, ऑडिटरी डिस्कशन के नाम से जानेंगे। तो 2 पर्सन्स डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा हेलुसिनेशन फील हो उसको। ठीक है, तो हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ऑडिटरी डिस्कशन के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, बस डिस्कशन से ध्यान रखना कि 2 पर्सन पास में खड़े हैं लेकिन एक्चुअली में है नहीं कोई भी, लेकिन उसको क्या हो रहा है, फील हो रहा है कि 2 लोग खड़े हैं और ये बात कर रहे हैं, आपको बताएगा ये देखो ये खड़ा है, ये ऐसे कह रहा है, ये इसको ये कह रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑडिटरी डिस्कशन। दूसरा है दोस्तों कमेंटेटरी या रनिंग कमेंटेटरी। वो क्या कहेगा कि मैं वो चल रहा है, वो कहेगा कि बगल वाला जो आदमी है ना दोस्तों वो ये कह रहा है कि मैं चल रहा हूं, फिर वो हंसेगा, वो कहेगा ये कह रहा है हंस रहा हूं, मतलब मैं जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं ना वो सारे एक्शन की वो क्या कर रहा है दोस्तों, कमेंटेटरी कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है, वो सबके क्या कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है। तो कहेगा मैं कुछ भी कर रहा हूं ना, मैं बैठ रहा हूं तो उधर वाला बोल रहा है भाई तू बैठ रहा है,
ऐसे बता रहा है, पूरी कमेंट्री से मैचिंग करती है ना लाइव कमेंट्री, ऐसे कहेगा वो हंस रहा है, वो हंस रहे हो, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप चल रहे हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, हर चीज की उसको क्या सुनेगी दोस्तों, कमेंट्री सुनेगी। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे पास में कोई आदमी खड़ा है, वो हर बार वो जो भी बात कर रहा है ना, वो सारी की सारी बातें उसको वो बोल रहा है। तो ऐसा हेलुसिनेशन फील होगा उसको। जो भी काम करेगा वो कहेगा यार सारी बात बता देता है, मैं जो भी करता हूँ बोल देता है ये इधर, ठीक है, मैं बैठा हूं, बैठते बोल रहा है भाई बैठ गया, मैं खड़ा हो गया भाई खड़ा हो गया। तो हर चीज जो भी एक्शन है दोस्तों वो सुनाई देते हैं। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, रनिंग कमेंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऑडिबल थॉट, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया। यहां पर जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना वो कमेंट्री कर रहे हैं। ऑडिबल थॉट में ये कहेगा मैं जो सोच रहा हूं ना वही बोल रहा है वो उधर, ठीक है, वो सोच रहा है मैं दिल्ली जाऊंगा, वो मन में सोच रहा है, उधर वो क्या कर रहा है यार मेरे को बोल रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, इसको कैसे पता लग गया। तो मतलब जो भी चीज ऑडिबल मतलब सुनना, थॉट मतलब विचार, मतलब इस हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, उसको जो भी चीजें वो सोचेगा ना उसको लगेगा कि सामने वाला आदमी सारी चीजें बता रहा है, उसको सोचने वाली चीजें ही बता रहा है। यहां तो जो कर रहा था वो बता रहा था, यहां पर सोचने पर भी बताने लग गया। तो उस प्रकार के हेलुसिनेशन को किस नाम जानते हैं, ऑडिबल थॉट हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये तीन प्रकार के हेलुसिनेशन सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन रनिंग कमेंटेटिव जो है दोस्तों वो सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। तो ऑडिबल थॉट है, कमेंट्री है और ऑडिबल डिस्कशन है, ठीक है। ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। पहले DSM-5 क्लासिफिकेशन के अंदर ये दे रखे थे जो फर्स्ट रैंक सिम्टम है, अब इनको हटा दिया गया है। DSM-4 में थे, DSM-5 के अंदर इनको हटा दिया गया है। अब ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स वहां पे नहीं दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। हमने तीनों पढ़ लिए, थॉट फिनोमेना पढ़ लिया जिसमें BV है, मेड फिनोमेना पढ़ लिया हमने जिसके अंदर आपके क्या है, अभी है, इसमें अफेक्ट है, वोल्यूशन है और आपका एक इंपल्सेज है। तो किसकी बीवी, अभी की बीवी, ठीक है। बीवी मतलब ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, विड्रॉ, इंसर्शन। अभी का मतलब यहां पर क्या हो गया दोस्तों, जो वोल्यूशन वाला है वो हो गया यहां पे, ठीक है। इसके अलावा इंपल्सेज का हो गया और अफेक्ट का हो गया। तो अफेक्ट, वोल्यूशन और इंपल्सेज, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, इसके अंदर आपको तीन आ गए, मैंने आपको बता दिए। अब दो बच गए बस, सिंपल पैसिव सोमेटिविटी और डिल्यूजनल परसेप्शन। ज्यादा टफ नहीं है ये, पैसिव सोमेटिविटी, पैसिव सोमेटिविटी का मतलब सिंपल सा ही है, वहां पर भी कंट्रोल था, यहां भी कंट्रोल था। वहां पर एक्शन का कंट्रोल था, यहां पर वो क्या कहेगा कि माई बॉडी सेंसेशंस, माई बॉडी सेंसेशंस, माई बॉडी सेंसेशंस आर कंट्रोल्ड बाय समवन। अब ये क्या है भाई, मतलब एक्शन का मतलब वहां पर कुछ काम कर रहा है वो कंट्रोल हो रही है, फीलिंग्स हो रही है, इंपल्सेज हो रही है। पैसिव को मतलब दूसरा, एक्टिव को खुद होना, पैसिव मतलब दूसरा, सोमेटिव मतलब बॉडी से रिलेटेड। तो मतलब जैसे दोस्तों उसको मान लो कि इचिंग भी हुई ना, खुजली भी हुई, तो कहेगा कि ये खुजली मेरी नहीं हो रहा, अमेरिका करवा रहा है ये खुजली मेरे को, वो वहां पर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसको नमनेस हुई, टिंगलिंग हुई, ठीक है, पिन चुभ हो रहा है, मेरे पिन चुभ हो रहा है, तो उसके शरीर के अंदर जो भी सेंसेशन आएगा ना, उसके पेट आवाज भी कर रहा है ना, अगर उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है तो कहेगा ये मेरी आवाज नहीं है, अमेरिका जो है ना वो ऐसी इंफ्रारेड रेज डाल रहा है मेरे ऊपर जिससे ये मेरी आवाज हो रही है। तो सोमेटिक पैसिविटी का मतलब क्या होगा दोस्तों, ठीक है, इसको पैसिव सोमेटिविटी या सोमेटिक पैसिविटी अलग तरीके से लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज होता है ना, वो बात है। तो कि बॉडी सेंसेशन जो है ना दोस्तों उसके वो क्या हो रहे हैं, दूसरे द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, उसे हम पैसिव सोमेटिविटी बोलते हैं। अब लास्ट बच गया आपको डिल्यूजनल परसेप्शन, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है ये भी, डिल्यूजनल परसेप्शन। बस सिम्टम थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार थोड़ा सा आपको जल्दी करवा दूंगा। डिल्यूजनल परसेप्शन में ध्यान रखना कि पेशेंट को डिल्यूजन तो रहेगा लेकिन परसेप्शन क्या रहेगा उसका नॉर्मल रहेगा। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, डिल्यूजनल परसेप्शन के नाम से जानते हैं। कैसे, जैसे रिमोट को देखेगा, रिमोट कहेगा जैसे ब्लैक कलर का रिमोट है तो उसको कहेगा ये ब्लैक कलर का रिमोट है, तो मतलब दोस्तों उसको क्या नहीं हो रहा, उसको कोई भी हेलुसिनेशन नहीं हो रहा, गलत, ठीक है। उसका परसेप्शन बिल्कुल सही है कि भाई रिमोट है और कैसे रंग का है दोस्तों, मालूम ब्लैक कलर का है तो वो बताएगा भाई ब्लैक कलर का रिमोट है, तो परसेप्शन क्या हुआ नॉर्मल। लेकिन उसको डिल्यूजन रहेगा, क्या कहेगा ये रिमोट है ना, ये रिमोट मेरे को मारना चाहता है, ये रिमोट मुझे मारना चाहता है, तो ये क्या हो गया, उसको ये डिल्यूजन हो गया। रिमोट ऐसा करेगा नहीं, लेकिन उसको फाल्स फिक्स्ड इरेशनल बिलीफ हो गई कि भाई ये रिमोट, या ये कहेगा ये रिमोट है, ये है ऐसा, मतलब उसके बारे में कोई गलत चीज बताएगा जो कि इरेशनल होगा, अनसेकेबल होगा, ऐसा बिलीफ होगा जो फॉल्स फिक्स्ड अनसेकेबल इरेशनल बिलीफ, उसे क्या बोलते हैं, डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ऐसी चीज में क्या होगा दोस्तों, परसेप्शन तो उसका क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन डिल्यूजन जो है दोस्तों वो क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए। तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, डिल्यूजनल परसेप्शन के नाम से जानते हैं। परसेप्शन नॉर्मल है लेकिन उसके प्रति डिल्यूजन जो है दोस्तों वो क्या है, एबनॉर्मल है, तो उसे डिल्यूजनल परसेप्शन के नाम से जानते हैं। एक बार जल्दी से मैं आपको
जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, मैं ये चाहता हूं। देखो थॉट फिनोमेना मतलब मेरे विचार हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं दोस्तों वो उनको बोलकर बता रहे हैं, मेरे जो थॉट्स हैं जो वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, वो किसी भी माध्यम से बता सकते हैं, बोलकर, टीवी, रेडियो, न्यूज, सब। थॉट विड्रॉल बोलते बोलते रुक जाएगा, चुप हो जाएगा, तो मेरे थॉट एंड विचार मेरे दिमाग से निकाल लिए गए हैं और किसी ने ले लिए हैं। विड्रॉल इंसर्शन बोलते बोलते कुछ ऐसे शब्द बोल देगा कि मेरे सेंटेंस नहीं है, मेरे दिमाग में किसी ने डाले हैं, ठीक है। तो बीवी वाले हो गए थॉट फिनोमिना। अवी वाले, अवी तो अभी वाले हो गए आपके मेड फिनोमिना, कि भाई कहेगा कि मेरे जो एक्शंस हैं वो किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, वोल्यूशन कहलाएगा। मेरे अफेक्ट है वो दूसरे के द्वारा, मेरे इमोशंस जो मेरे नहीं है वो दूसरों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल होगा। और एक जो तीसरा जो है वो इंपल्सेज, जो मेरे अंदर इंपल्सेज आए हैं वो दूसरों के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो मेड फिनोमिना है, कंट्रोल फिनोमिना लिख लो ताकि दिमाग में याद रहे आपको, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन है दोस्तों, तीनों प्रकार के जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं, काफी बार हमने इसको पढ़ लिया है। पहले भाई दो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सुनाई देगा, खुद जो काम कर रहा है वो कमेंटेटर कुछ सोच रहा है वो भी अगर हेलुसिनेशन के थ्रू आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, ऑडिबल थॉट कहलाता है, ठीक है। ये भी हो गया। फिर दो बच गए आपके सोमेटिक पैसिविटी या पैसिव सोमेटिविटी। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सेंसेशंस कंट्रोल होंगे इसमें, उसको लगेगा कि बॉडी के मेरे सेंसेशंस है दोस्तों वो दूसरी द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। डिल्यूजनल परसेप्शन के अंदर डिल्यूजन एबनॉर्मल रहेगा और परसेप्शन क्या रहेगा दोस्तों, नॉर्मल रहेगा। तो आप ऐसे नहीं कि चीजें याद नहीं होंगी, बस इनको तरीका बनाओ, अब सीधे एक साथ लिख ले तो याद नहीं होती, तो ध्यान रख लेना बस ऐसे कि बीवी और किसकी, अवी की, और 3 ऑडिटरी और 2 ये पैसिव डिल्यूजनल है। तो 3 थॉट फिनोमिना है, 3 मेड फिनोमिना है, 3 ऑडिटरी है और एक पैसिव डिल्यूजन है, तो 11 हो गए। अब क्योंकि दोस्तों 11 के 11 ही बताना जरूरी थे, क्योंकि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स आ जाते हैं, ऐसे तो 50 पढ़ लो लेकिन कोई कंसेप्ट वाइज नहीं है ना, तो फिर आपको वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और वहां पर 4A है तो वो 4A ही है। अब आप मतलब क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन सा नहीं है और इन 11 में से अलग अलग लिख देगा, पहचान नहीं जाओगे भाई ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उनको मैंने वैसे ही बता दिया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिजोफ्रेनिया की स्टार्ट कर दिए और लिखाना शुरू कर दिया, भाई ये है ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, ये होता है। क्वेश्चन ऐसा थोड़ी आएगा भाई कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होता, ये पूछेगा वो सीधा कि कौन सा 4A में शामिल नहीं है, कौन सा फर्स्ट रैंक के सिम्टम, फर्स्ट रैंक जो सिम्टम उनमें शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा दोस्तों कैटाटोनिक है, कौन सा डिसऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। चलो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। ज्यादा टफ नहीं है, टेंशन मत करो, ये ज्यादा टफ नहीं है इतने जितने वो हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, सबसे पहला पॉजिटिव। पॉजिटिव में 2 ही याद रखने हैं आपको, बस ज्यादा नहीं याद रखने। एक याद रखना है आपको डिल्यूजन और दूसरा याद रखना आपको हेल्यूसिनेशन। तो अगर किसी भी पेशेंट के अंदर दोस्तों डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट है ना, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो इन सिम्टम्स को किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कहते क्यों हैं ये भी पता होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब क्या है दोस्तों, हमारे दिमाग के बियॉन्ड जाके, आगे जाके कोई चीज प्लस हो रही है, जुड़ रही है, कम नहीं हो रही। जैसे दोस्तों आप मान लो खुश नहीं हो, एनहिडोनिया है आपको, ठीक है, आपको हैप्पीनेस फील नहीं होती, तो उस चीज क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी क्या चीज है दोस्तों, कमी क्या किसके अंदर आएगी, नेगेटिव के अंदर आ जाएगी, ठीक है। आप सोसाइटी में नहीं मिलते, एसोशियलिटी हो गई, क्या है, कमी है। लेकिन दोस्तों आपको कोई चीज दिख है ही नहीं, लोगों को तो दिख नहीं रही और आपको दिख रही है, तो वो क्या है दोस्तों, नई चीज जुड़ रही है आपके अंदर, आपने कोई चीज की कमी नहीं की, वो एक चीज जोड़ उड़ दी। तो जो चीजें जुड़ी, ठीक है, तो उसे हम पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। और एक चीज कम हो तो उसे हम, कोई चीज कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है, नेगेटिव कहलाती है, ये ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन प्रेजेंट होते हैं। किसी भी पेशेंट के अंदर सिर्फ अगर पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं ना, तो उस पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। प्रोग्नोसिस क्या होती है, अच्छी, मतलब कि उसके ट्रीटमेंट के चांसेस के, उसके ट्रीट होने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके ट्रीट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा होते हैं ना, उसकी प्रोग्नोसिस वर्स्ट होती है, खराब होती है उसके अंदर, ठीक है। अब आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे। इसके बाद है दोस्तों दूसरा है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स, अब नेगेटिव जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है अपैथी। सबसे पहला क्या आएगा दोस्तों, अपैथी। तो अपैथी मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी पर्सन है दोस्तों, एब्सेंस हो जाना इमोशंस का, अफेक्ट का, एब्सेंस ऑफ अफेक्ट, इमोशंस का, अफेक्ट का क्या हो जाना, बिल्कुल एब्सेंस हो जाना, क्या कहलाता है, अपैथी कहलाता है। दूसरा एक क्या है, अफेक्टिव ब्लंटिंग। इमोशंस हो लेकिन लगभग खत्म हो जाए तो नियर बाई एब्सेंस ऑफ
अफेक्ट, मतलब अफेक्ट है तो सही, लेकिन लगभग क्या हो गए हैं दोस्तों, खत्म हो गए हैं। तो इसे किस नाम जानेंगे, अफेक्टिव ब्लेंटिंग के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, अफेक्टिव ब्लेंटिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड है एवोल्यूशन। ये वो वाला एवोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना। एवोल्यूशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, एब्सेंस ऑफ मोटिव फॉर गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज, गोल GOAL, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज। उसका मोटिवेशन नहीं होगा कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करूं जो मेरे मतलब कि मेरी लाइफ के लिए क्या रहे, जैसे कुछ का गोल हो, ठीक है, मैं पढ़ाई करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो वो सिर्फ चीजें, उसके अंदर मोटिवेशन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो एब्सेंस ऑफ द मोटिव फॉर गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। चौथा है अटेंशन डेफिसिट, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसे पर्सन का क्या होगा दोस्तों, अटेंशन नहीं रहेगा किसी चीज में, ठीक है, किसी भी चीज में क्या नहीं रहेगा दोस्तों, अटेंशन नहीं रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अटेंशन डेफिसिट बोलेंगे। तो ये बताने की जरूरत है नहीं। इसके बाद है पांचवा है एलोगिया। एलोगिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, पुअर कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन। एलोगिया का मतलब क्या है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, बहुत कम बात करेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन उसका क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, तो वो एलोगिया। नियोलॉजिज्म नहीं है, एलोगिया लिखा है मैंने, कहीं आप सोचो सर वो एक और वर्ड था जिसके अंदर नए नए वर्ड टर्म यूज करता है वो, ठीक है, तो वो नहीं है ये, ठीक है। एलोगिया। एसोशियलिटी, एसोशियलिटी मतलब सोसाइटी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगा, तो पुअर सोशल इंटरेक्शन, पुअर सोशल इंटरेक्शन। सोसाइटी में किसी से बात नहीं करेगा, किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, किसी के पास जाना नहीं है, ठीक है। एनहीडोनिया बता रखा मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको अच्छे से। एनहीडोनिया क्या होता है दोस्तों, कि जो प्लीजरेबल किसी भी चीज के अंदर, जैसे शादी है, खुश नहीं हो रहा, ठीक है, तो जिस जहां पर खुश होना चाहिए पर्सन को, वहां पर खुशी फील नहीं हो, प्लीजरेबल जो भी फीलिंग है ना दोस्तों, वो नहीं ले पाई, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एनहीडोनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सातों के सातों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपने शायद देखा हो। तो ए एपैथी, ए अफेक्टिव ब्लंटिंग, ये ए है एवोल्यूशन, एक है दोस्तों अटेंशन डेफिसिट, एक है आपका एलोगिया, एक है एसोशियलिटी, एक है दोस्तों एनहीडोनिया, ठीक है। ये सारे के सारे ए है ना, ये एक साइकियाट्रिस्ट ने दिए हैं, इसका नाम एंडरसन था। तो ये नेगेटिव सिम्टम्स जितने भी हैं, 7 सिम्टम है, ये सातों को सातों किसने दिए हैं दोस्तों, एंडरसन ने दिए हैं, है ना, किसने दिए, एंडरसन ने ये सिम्टम दिए हैं, और सारे के सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव सिम्टम्स जो है ना दोस्तों, ये सिजोफ्रेनिया के अलावा और बहुत सारे डिसऑर्डर्स के अंदर भी क्या हो सकते हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं। कई बार जो जैसे आपको दिख रहे होंगे सारे सिम्टम्स ऐसे नहीं है, जैसे डिप्रेसिव पेशेंट हो, कोई चीज करने नहीं चाह रहा, हर चीज में कमी है, तो ऐसे सिम्टम्स डिप्रेशन के अंदर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर, ऐसे कई डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को आपको मिल सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपैथी, अफेक्टिव ब्लंटिंग, देखो सिंपल सी बात है, आपको ऐसा लगना है कि जैसे कोई पर्सन डिप्रेशन में हो, क्या क्या चीजें करेगा, इससे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले तो किसके अंदर इमोशन नहीं है, तो दो चीजें होंगी, एक तो भाई बिल्कुल कम हो जाना, और एक क्या हो जाना, बिल्कुल खत्म। तो दो तो ये हो गए, एक तो ब्लंटिंग हो गया, एक अपैथी हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे पर्सन के अंदर क्या रहेगा दोस्तों, भाई कुछ जिंदगी में कोई गोल डायरेक्टेड चीज करना ही नहीं चाहेगा, लो भाई एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, अटेंशन, भाई डिप्रेशन में कोई लोगों से बोल ही नहीं रहा, कोई गोल ही नहीं है, कोई किसी चीज में अटेंशन कैसे दे पाएगा, ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन, किसी से बात नहीं करेगा, बिल्कुल मतलब सोसाइटी से बिल्कुल वैसे रहेगा दूर। एसोशियलिटी, पुअर सोशल इंटरेक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगी, बातचीत नहीं शुरू नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो सब खत्म हो जाएगा। एनहीडोनिया मतलब कि जो प्लेजरेबल जो इफेक्ट है दोस्तों, वो नहीं ले पाता है, एब्सेंस ऑफ प्लेजरेबल इफेक्ट दैट शुड बी टेकन, जो प्लेजर जो लेना चाहिए खुशी के माहौल में, वो नहीं ले पाएगा, तो उसे किस नाम जानते हैं, एनहीडोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये 7 जो सिम्टम है ये देखने को मिलते हैं, इन्हें हम नेगेटिव सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। और जिस पर्सन के अंदर अगर नेगेटिव सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए, तो इसे दोस्तों वर्स्ट प्रोग्नोसिस कहेंगे हम। इसे किस नाम से जानेंगे कि भाई उसकी जो प्रोग्नोसिस है दोस्तों, वो कैसी है, बहुत खराब प्रोग्नोसिस है, मतलब उसके ट्रीटमेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, वर्स्ट प्रोग्नोसिस के नाम से हम इसे जानते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। पॉजिटिव नेगेटिव हो गए हमारे, 4A हो गए, फर्स्ट रैंक हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। इसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या सिम्टम्स। डिसऑर्गेनाइज्ड
डिसऑर्गेनाइज मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, अभी बताता हूं कैसे। इनएप्रोप्रिएट और ओड बिहेवियर, ऐसे लिखो, ओड बिहेवियर, इनएप्रोप्रिएट स्पीच। इनएप्रोप्रिएट डिसऑर्गेनाइज मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइज रूप से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों मान लो कई आपने देखे होंगे लूनेट जो बेचारे मेंटल इल होते हैं, ठीक है, नंगे घूमने लग जाते हैं, किसी के सामने भी टॉयलेट करने लग जाएंगे, ओपनली सबके सामने घूमने लग जाते हैं। तो ये चीज क्या है, इनएप्रोप्रिएट, अजीब बिहेवियर, ये ओड बिहेवियर है ये, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा, वो डिसऑर्गेनाइज्ड कहलाता है। खुली पब्लिक में कुछ भी कर देना बिना कुछ सोचे समझे, तो वो सब डिसऑर्गेनाइज्ड या ओड बिहेवियर है, ठीक है। एंड इनएप्रोप्रिएट स्पीच एंड थिंकिंग, कोई भी शब्द बोलना, कैसे भी बोलना, जो अपने थिंकिंग के अंदर जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं कोग्निशन लेवल के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे इस प्रोग्रेशन जो लेवल है उसमें जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज को इनको छोड़ के, तो वो क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट स्पीच होगा, ठीक है। आप पूछोगे कुछ, जवाब क्या दे रहा है, और कुछ दे रहा है, ठीक है। आप बोलो व्हाट इज योर नेम, और कुछ कह रहा है, इनकोरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, एक वर्ड है ये, लेकिन इसके अंदर सारे जो डिसऑर्डर्स हैं दोस्तों वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो इन्हें हम ऐसे मान लो कि थिंकिंग के प्रोग्रेशन लेवल वाले जितने भी आते हैं ना, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इनको हम फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में बोलते हैं। फॉर्मल, फॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, फॉर्मल थॉट बोल रहा हूं, ध्यान रखना। फॉर्मेशन के अंदर तो क्या आता है, ऑटिस्टिक आता है। फॉर्मेशन में और फॉर्मल में ध्यान रखना, दोनों में क्या है, अंतर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फॉर्मल थॉट या थिंकिंग के प्रोग्रेशन के जो डिसऑर्डर हैं वो होंगे एक्सेप्ट, इसके अंदर क्या नहीं रहेगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज नहीं रहेगा। मैंने वहां पे आपको लिखा रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ो जरूर जाके। फ्लाइट ऑफ आइडियाज या क्लैंग जो एसोसिएशन है उसको छोड़ के बाकी के जितने भी जो डिसऑर्डर्स हैं दोस्तों थिंकिंग के, स्पीच और थिंकिंग वो देखने को इसके अंदर मिलते हैं। तो ध्यान रखना, डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या हो गया, बस एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसे कहना अजीब बिहेवियर, ओड बिहेवियर। अजीब और ओड बिहेवियर क्या कहलाता है दोस्तों, आपका इनएप्रोप्रिएट या फिर इनएप्रोप्रिएट और या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर या ओड स्पीच कहलाता है। बस डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, ये सब क्या हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो गया। अजीब बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, बस ये याद रख लो। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कैटाटोनिक, लास्ट बच गया बस कैटाटोनिक सिम्टम्स। अब हम कैटाटोनिक सिम्टम्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में सुनो, कार्ल कहलबॉम। कार्ल कहलबॉम जो है दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन था जिसने कैटाटोनिक वर्ड यूज किया था। तो कैटाटोनिक वर्ड जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, कार्ल कहलबॉम के द्वारा यूज किया गया था। कैटाटोनिक जितने भी सिम्टम्स हैं, कैटाटोनिक जितने भी सिम्टम्स है दोस्तों, ये सारे के सारे सिम्टम्स मोटार एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स किससे रिलेटेड होते हैं, मोटार एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। तो हमने जो मोटार एक्टिविटी पढ़ी है ना, लगभग उसमें आपको ये सब चीजें मिलेगी, ठीक है। तो मोटार एक्टिविटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं वो सारे डिसऑर्डर किसके अंदर शामिल होंगे दोस्तों, आपके यहां पर इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। और ये वर्ड है मैंने आपको बता दिया, कार्ल कहलबॉम ने वर्ड दिया है, ठीक है। तो कैटाटोनिक सिम्टम्स की हम बात करते हैं। तो हम कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे तो सिंपल सा एक लाइन ही पढ़ना पड़ेगा हमें कि कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, कैटाटोनिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। बस आपको और ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलो उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से जो सिम्टम्स है दोस्तों वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर देखने को मिलेगा ग्राइमेसी। ग्राइमेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ अलग भी आएंगे ना, ऐसे मत कह देना सारे वहां नहीं आया था। ओड फेशियल एक्सप्रेशन, आपको सर ओड फेशियल एक्सप्रेशन इसके अंदर शामिल कैसे हो गया, मोटार एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए दोस्तों आपको मसल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप अजीब तरीके से मसल्स को कर रहे हो, फेस को कर रहे हो दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्राइमेसी कहलाएगा। तो ग्राइमेसी मतलब क्या होगा कि पेशेंट है ना अजीब अजीब फेशियल एक्सप्रेशन देगा, कैसे भी चेहरे को कर लेगा अजीब तरीके से, ठीक है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, ग्राइमेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एमबी टेंडेंसी। एमबी टेंडेंसी इसको बोलते हैं हम एम्बिवेलेंस के जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा बताता हूं कैसे। अनेबल टू टेक डिसीजन फॉर एक्टिविटी, डिसीजन टू डू मोटार एक्टिविटी, टू डू मोटार एक्टिविटी। चलो भी बताता हूं। एम्बिवेलेंस दो चीजें, तो जब आप उसको कहोगे हाथ मिलाओ तो एक बार उसके दिमाग में क्या आएगा, एम्बिवेलेंस दोनों चीजें कि भाई करूं या नहीं करूं, तो फिर ऐसे करेगा फिर पीछे ले आएगा, फिर आगे करेगा फिर पीछे करेगा, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कोई चीज ये एक्टिविटी में करूं या नहीं करूं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं,
एम्बी टेंडेंसी के नाम से हम इसे जानते हैं। हम इसे किस नाम जानते हैं दोस्तों? एम्बी टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। तो एम्बी टेंडेंसी के अंदर क्या होगा कि जो पर्सन है दोस्तों वो ये डिसीजन नहीं ले पाएगा। वो क्या नहीं ले पाएगा? ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि उसे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मोटर एक्टिविटी के लिए डिसीजन नहीं कर पाना। और थिंकिंग से जो इमोशंस जो आते हैं, इमोशंस का जो डिसऑर्डर है वो कौन सा? एम्बिवेलेंस। हमने एम्बिवेलेंस के बारे में बात की। एम्बिवेलेंस मतलब क्या होगा दोस्तों कि एक ही पर्सन के लिए टू कॉन्ट्राइंडिकेटरी फीलिंग होना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एम्बी टेंडेंसी मतलब क्या होगा? सेम उसी तरह, लेकिन दो चीजें होंगी, मतलब कोई काम करूं या नहीं करूं उसके बीच में सस्पेंस में वो रहेगा। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? एम्बी टेंडेंसी के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म मैंने आपको समझा रखा है, वैसे आपको याद होगा कि क्या होगा दोस्तों कि जो भी चीज उसे बताया जाएगा ना, जस्ट उसको क्या करेगा? ऑपोजिट करेगा। हम उसे कहेंगे कि आईज को ओपन करो तो बंद कर लेगा आईज को। हम उसको कहेंगे कि भाई फिस्ट है, इसको ओपन करो, इसको जोर से क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। हम कहोगे इधर आओ तो उधर जाएगा। तो जस्ट ऑपोजिट एक्शन अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? नेगेटिविज्म कहलाता है। ठीक है, हमने डिसएक्टिविटी के डिसऑर्डर में नेगेटिविज्म के बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो तो। एक आता है दोस्तों गैगन हेल्टन एक्टिविटी। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन इतना ज्यादा अजीब ये है नहीं। ठीक है, रेसिस्ट फॉर फोर्सफुल एक्टिविटी। मतलब हम अगर उसको फोर्सफुली कोई भी चीज करवाना चाहेंगे ना तो जस्ट उसका क्या करेगा दोस्तों? वो उसके प्रति जोर लगाएगा। जैसे हम उसको कहेंगे कि भाई उसने फिस्ट ओपन कर, तो फुल जोर लगाएगा, नहीं करूंगा, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं करूंगा। उसमें भी देखो यहां पे तो क्या हुआ था? नेगेटिविज्म में हमने उसको कहा कि क्या करो आपको जो अपने फिस्ट है उसको ओपन करो, तो वो क्लोज कर लेगा जोर से। तो ये यहां तक की प्रोसेस क्या कहलाएगी? नेगेटिविज्म। अब आप आगे गए, तो आपने कहा मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों? खोल के मानूंगा, तो नहीं खोलने दूंगा, पूरा जोर लगाएगा। ठीक है, आप अब लेटा हुआ है, आप उसको बैठाने की आप कोशिश करोगे, पूरा जोर लगाएगा, नहीं मैं तो लेटा ही रहूंगा, नहीं उठूंगा मैं तो। ठीक है, बैठा रहेगा, खड़ा हो और पूरा जोर लगाने की कोशिश करोगे तो अपनी तरफ से पूरा फोर्स लगाएगा वो। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगा, रेसिस्ट करेगा कि मेरे साथ फोर्स मत करो भाई। वैसे कह रहा है भाई मैं पहले से परेशान हूं। ठीक है, मैं पहले से क्या हूं? परेशान हूं, सिंगल हूं मैं पहले से। हमने पढ़ा है सिजोफ्रेनिया में सिंगल लोगों को ज्यादा होता है। ठीक है, डाइवोर्स हूं, मुझे मत परेशान करो। तो रेसिस्ट जो है दोस्तों वो फोर्सफुल एक्टिविटी के लिए रेसिस्ट करता है। इसे हम किस नाम जानते हैं? गैगन हाल्ट एक्टिविटी, गैगन हेल्टन एक्टिविटी के नाम से हम इसे जानते हैं। गैगन हेल्टन या गैगन होल्ट एक्टिविटी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक ओबीडेंस। तो obey the क्वेश्चन लिख लो या obey the एक्टिविटी लिखो। obey the एक्टिविटी even after pain and और डिफिकल्टी। अभी समझाता हूं इसको। डिफिकल्टी बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, नाम ही ऐसा है। ऑटोमेटिक ओबीडियंस का मतलब क्या है दोस्तों? ओबीडियंस मतलब पालन करना। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिकली वो पालन करेगा। आप उसको जो भी चीज कहोगे ना और वो उसको क्या करेगा दोस्तों? पालन करेगा उसका। वो चाहे उसको उससे कितना भी दर्द हो, पेन हो, या उससे कितनी भी क्या हो दोस्तों डिफिकल्टी हो, उसको उससे कुछ नहीं लेने देना। आपने उसको जो कह दिया उसको क्या करेगा दोस्तों? वो उसका पालन करेगा। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? ऑटोमेटिक ओबीडियंस के नाम से जानते हैं। कैसे? अब आप सर कैसे एग्जाम्पल बताओ तब समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। उसको मैं कहूंगा भाई यहां हाथ लगा, मेरे यहां गाल पे हाथ लगा, तो आपके गाल पे हाथ लगा। आप उसको जोर से थप्पड़ मारो, अगली बार वो हाथ लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। फिर आप उसको दोबारा कहोगे, दोबारा हाथ लगा, दोबारा लगाएगा, फिर जोर से थप्पड़ मारोगे, फिर वो दोबारा लगा। अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो नहीं लगाएगा ना, लेकिन वो फिर से लगाएगा। ठीक है, फिर से आपके हाथ लगाएगा। उसको कहोगे आप कि भाई उस नल को छू, वो गया नल को छूने, आपने उसकी सुई लगा दी, जबकि जब उसके पिन चुभो दी। आप उसको दोबारा अगर लगा, दोबारा से लगा देगा। आपकी बात को मतलब वो ऐसे कहेगा कि मैं मर जाऊं, लेकिन इस बंदे ने जो बात मेरे को कह दी उसको मैं करके ही मानूंगा। ठीक है, उसे मैं करके ही मानूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे किस नाम से जानते हैं? ऑटोमेटिक ओबीडियंस के नाम से हमसे जानते हैं कि भाई वो तो बस इसलिए कह रहा है कि तुमने जो बोल दिया वो मैं करूंगा, फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी कह दो, चाहे तुम मुझे ये कह दो कि कुएं में कूद जा। सिंपल सी बात, ये कहावत है। ऑटोमेटिक ओबीडियंस मतलब कुएं में कूद जा, तो वो कुएं में कूद जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं मरूंगा, जीऊंगा या कुछ करूंगा। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोमेटिक ओबीडियंस के नाम से हम इसे जानते
है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया। मैंने बता दिया आपको पहले भी, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। एंड एक लिख लो एक्साइटमेंट विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी रीजन लिख लो। चलो ठीक है। इकोलेलिया इकोप्रेक्सिया में आपको बताया दोस्तों, कॉपी करना आपको अच्छे से बताया हुआ है कि अगर स्पीच को कॉपी किया जाता है तोते की तरह तो इकोलेलिया कहलाएगा, और अगर एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है जैसे बंदर करता है, आपने जो कहा, आपने हाथ उठाया वो भी हाथ उठाएगा, आपने नीचे किया वो भी नीचे कर लेगा। ठीक है। इकोलेलिया, आपने बोला राम वो भी बोलेगा राम, तो जो सेम वर्ड की क्या करेगा दोस्तों, कॉपी करेगा, जैसे तोता करता है। ठीक है। तो पैरेट की तरह करेगा ये, और ये इकोप्रेक्सिया मतलब मंकी की तरह करेगा। तो सेम चीजें जो आप परफॉर्म करोगे वो करना, इकोप्रेक्सिया और इकोलेलिया। एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटमेंट हो जाना बिना कोई रीजन के, क्या हो रहा है दोस्तों, उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गई है। ठीक है। किसी भी चीज को करने के लिए ऐसा लगेगा कि पेशेंट क्या है, कोई भी चीज करने के लिए एक्साइट है, लेकिन उनका कोई रीजन नहीं है। आपको रीजन होगा तो नॉर्मल पर्सन में भी हो सकता है एक्साइटमेंट, लेकिन बिना किसी रीजन के है दोस्तों, तो वो क्या है आपका, वो आपके लिए एबनॉर्मल कहलाएगा वो। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको अच्छे से करा रखा है। इसे सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं कि इसमें पर्सन को जो चीज बोल दी, सॉरी इसमें अंदर क्या होगा, उसने एक पोजीशन ले ली तो वो ले ली, हाथ को ऐसे करेगा तो ऐसे रखेगा जैसे मोम का हाथ हो। इसे हम स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, ठीक है, स्टीरियोटाइप जो पोजीशन, सॉरी स्टीरियोटाइप पोजीशन या फिर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। एक जैसे पोजीशन ले ली उसी पोजीशन में रखेगा। एक्टिविटी जो होती है उसे मैनरिज्म कहते हैं, वो भी आएगा अभी। ठीक है। तो वो ये हो गया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों सुसाइड। सिजोफ्रेनिया के जो 10% जो पर्सन है ना दोस्तों, उनको चांसेस होता है, 10% लोग जो है ना सिजोफ्रेनिया के, उनके अंदर चांसेस होता है कि वो क्या कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं। कितने लोगों को, 10% लोगों को ये चांसेस होता है सुसाइड करने का। और सिजोफ्रेनिया में प्री मैच्योर डेथ या अर्ली डेथ होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है दोस्तों, सुसाइड ही है। ठीक है। सुसाइड में एक एक्शन ही होता है, हमने पढ़ा है ना एक्टिविटी के अंदर, ध्यान को डिस एक्टिविटी में सुसाइड भी पढ़ा था हमने। ठीक है। तो सुसाइड क्या होता है दोस्तों, 10% लोगों में होता है, और सबसे मतलब उम्र से पहले डेथ हो जाना, क्योंकि हमने देखा है कि ये अर्ली एडोलसेंस के अंदर, सॉरी एडोलसेंस और अर्ली एडल्टहुड के अंदर आता है डिसऑर्डर। तो एडोलसेंस अर्ली उम्र ही है, जल्दी मृत्यु होने का सिजोफ्रेनिया में सबसे बड़ा जो रीजन है ना दोस्तों, वो कौन सा होता है, आपका सुसाइड होता है। वो कौन सा होता है, सुसाइड होता है। तो ये भी आपको सुसाइड के अलावा एक लिखना, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, अब स्टीरियोटाइप में सारी एक्टिविटी आ जाएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। मतलब कि स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक जैसी चीजें रखना। मैंने आपको बताया था स्टीरियोटाइप में स्टीरियोटाइप पोजीशन होना, एक जैसी पोजीशन बनाए रखना। ठीक है। मूवमेंट होना स्टीरियोटाइप मैनरिज्म कहलाता है। शब्दों का एक जैसा होना वर्बिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। तो वो हमने बात कर ली है। तो ये क्या हो गया, सुसाइड स्टीरियोटाइप एक्टिविटी हो गया। एक और लिख लो बस, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा याद करने के लिए। एक लिखो आप मैनरिज्म। मतलब कि एक ही प्रकार की जो एक्टिविटी है दोस्तों, उसका क्या करना, बार बार रिपीट करना। रिपीटियस एक्टिविटी मैनरिज्म में भी शामिल होती है। कैसे, जैसे बार बार हाथ लगाना, बार बार होठ को छूना, जीभ को बार बार बाहर निकालना। ठीक है। तो बार बार रिपीटियस एक्टिविटी करता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, मैनरिज्म। इकोप्रेक्सिया में इसमें अंतर है, इकोप्रेक्सिया में कॉपी करके कर रहा है, वो दूसरा आदमी उसके सामने कुछ कर रहा है ना, उसकी कॉपी करे तो वो इकोप्रेक्सिया होगा। लेकिन खुद ही जैसे हम भी करते हैं, नॉर्मल भी होता है, जैसे हम बात करते हैं, मैं हाथ लगा लेता हूं यहाँ गर्दन में ऐसे करके बोलता हूं। ठीक है। तो वो क्या होगा दोस्तों, मतलब जो एक्टिविटी है वो एक जैसी एक्टिविटी बार बार क्या करता है दोस्तों, रिपीट करता है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, मैनरिज्म के नाम से जानते हैं कि उसका मैनर ही क्या है, ऐसा है। एक बार टर्मिनोलॉजी पढ़ना, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रखा है आपको, है ना। जिस बच्चे को भी इन टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो टर्मिनोलॉजी की वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। अब कहोगे सर कि अब आप क्या बता रहे हो, अब मैं लास्ट में जो चीज बताना चाह रहा हूं ना, वो सारा आपको इसकी समरी बताना चाहता हूं कि अभी जो भी हमने ये सिम्टम पढ़े हैं, इनको आप किस तरीके से याद रख सकते हो। तो एक लड़की है दोस्तों जिसका नाम है गंगा। मैं इंग्लिश में लिखूं, मैं गंगा, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर एग्जाम दे रही है, नोट सेट का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है। ईडब्ल्यूएस से हूं मैं, गंगा ईडब्ल्यूएस से हूं। एम फॉर मैं भी हो गया, एम फॉर मैनरिज्म भी हो गया, और एम फॉर मोटार एक्टिविटी याद रख लेना आप तो, क्योंकि कैटाटोनिक का मतलब मोटार एक्टिविटी से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कैटाटोनिक का मतलब किससे है, मोटार एक्टिविटी से रिलेटेड है। देखो
पहला मैं फॉर मोटर एक्टिविटीज, जिसमें कौन सी आपकी मैनरिज्म होती है। ठीक है, मैनरिज्म का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना, बार बार हाथ लगाना, जीभ को बाहर निकालना, टच करना कहीं भी, ठीक है, पेट के हाथ लगाना, तो ये सब क्या है दोस्तों, मैनरिज्म होता है। इसके बाद में गंगा, जी फॉर ग्राइमेसी, मतलब ओल्ड अजीब से फेशियल एक्सप्रेशन लेना, ठीक है। एमबी टेंडेंसी, मतलब ये डिसीजन नहीं ले पाना कि मुझे एक्टिविटी करनी है नहीं करनी। गंगा में देखो जी ए, लिख देता हूं जी ए, इसके बाद नेगेटिविज्म एन, फिर गैगनहाल्टन मतलब जी, ठीक है। नेगेटिविज्म मतलब दिया जो कह रहा है उसको जस्ट ऑपोजिट करना। फोर्सफुल एक्टिविटी के प्रति को रेसिस्ट करना, ठीक है जी। और ऑटोमेटिक ओबीडियंस का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है कि मर जाऊंगा कुएं में कूद जाऊंगा आप कहोगे तो वो है वो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ई, इसमें तीन ही आएंगे, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया और एक्साइटमेंट। डब्ल्यू वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, और एस का मतलब सुसाइड या फिर स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। तो ये आपको ट्रिक याद हो गई तो आपको सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सिम्टम याद हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से सिम्टम्स को याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप भूलोगे, तो मैंने याद किए हैं तो आप भी याद कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे याद होगी तो आपको नहीं हो सकते। तो इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। मैं गंगा हूं, मैं गंगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस हूं, बस इतना याद रखो, मैं गंगा ईडब्ल्यूएस हूं। गंगा नाम की लड़की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वो आती है और एग्जाम दे रही है नोट सेट का, तो आपको याद होना चाहिए। एम फॉर मोटर एक्टिविटी, एम फिर मैनरिज्म भी होगा, जी फॉर ग्राइमेसी, एमबी टेंडेंसी, नेगेटिविज्म, गैगनहाल्टन, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, ठीक है, इकोलेलिया, एक्साइटमेंट, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और सुसाइड। तो ये सारे आपके क्या हो गए दोस्तों, सिम्टम्स हो गए हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपके इसी के साथ क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अब मैं एक बार 1 मिनट का आपके लिए गैप लूंगा, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, फिर उसके बाद में हम वापस से आके आपको जो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है दोस्तों उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे सिंपल सा कोई लाइन पढ़ ली एक, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।